हाँ नमस्ते जी, हाँ बंधु जी। जी, जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। अंकित भाई, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। बजरंग बली की कृपा से सब ठीक है। बिल्कुल, कृपा रहनी चाहिए हमेशा। तो आज का, जी। खैर हम पहले भी वार्तालाप बातचीत कर चुके हैं, बट आज का सेशन बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज हम कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे और एक स्टार्ट करेंगे अपन दोनों के एक कोलैबोरेटिव फिटनेस जर्नी, जो फिटनेस अवेयरनेस जर्नी मैं कहूँगा, जो जी। आई थिंक आज चाहिए लोगों को। बिकॉज हाँ फिटनेस जी। की अवेयरनेस तो हो गई है, क्वालिटी की अवेयरनेस फैलानी है, और हाँ वो जी। नहीं है। सो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, आई एम अंकित। मोहित जी हम्म। के बारे में मैं ये बोलूंगा कि मोहित जी बहुत लर्नेड पर्सन है, काफी विद्याओं के धनी है मोहित जी। बाकी मोहित जी खुद बताएंगे। ये तो आपका बड़प्पन है, आपने ये कहा कि मैं लर्नेड हूँ या विद्याओं का धनी। ये तो और भी बड़ी बात होगी। पता नहीं मैं कितना इसके लिए, इन शब्दों के लिए लायक हूँ, पर मेरा थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। तो मैं एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड। और उसके अलावा मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। और एक मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है। और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ाता भी हूँ कॉलेज। और इसके अलावा मैंने योग शास्त्र में मास्टर्स डिग्री की हुई है। और जैसे आपको तो पता ही है कि मेरी यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में एक फिटनेस एकेडमी है। आप ये देख सकते हैं, एसएमवी, ये हमारी एकेडमी का नाम है। और ये लोगो है। तो हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, पर्सनल ट्रेनर, ऐसे कोर्सेस, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ऐसे कोर्सेस हमारे एकेडमी में चलते हैं। बहुत बढ़िया। और योगा इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स है। और इसके अलावा मैंने दो फेलोशिप्स की हुई है। वन इन स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन एंड द अदर इन ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन। So ग्रेट। I'm attached with Sai Nirmal Orthopedic Hospital as a rehab and nutrition consultant. And apart from that, I have my own high performance center in Chhatrapati Sambhajinagar. So I help athletes for their high performance prehab and rehab. और इसके अलावा मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूँ। तो मुझे स्पोर्ट्स में अधिक रुचि है। तो मैंने ताइक्वांडो मेरा सबसे पहला खेल रह चुका है। तो मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला था इंडियन नेशनल ताइक्वांडो टीम को कोच करने का, कुछ एक कैंप के लिए, छोटे से कैंप के लिए। तो इसके अलावा वूशू, टच रग्बी, और जो ओलंपिक रग्बी है, रग्बी सेवन, इनमें मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ एसोसिएशन को। तो वूशू का भी मैं कोच और रेफरी रह चुका हूँ। बहुत वूशू का कोचिंग अभी फिलहाल तो इतना चल नहीं रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, पर देर आर पीपल हुआ कोचिंग किया। नाइस। और हाँ, अभी रिसेंटली आई डन माय वर्ल्ड रग्बी लेवल वन कोचिंग सर्टिफिकेशन। बहुत बढ़िया। तो रग्बी को रग्बी इंडिया में में आप भी बहुत काफी मैं योगदान प्रमोट दिया। कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो एक नया जी जी। है, नया आयाम है, बहुत अच्छी बात है। जी तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन मोहित जी। और जी। जी जी, बिल्कुल। मैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस हम अभी लेंगे और बाद के पॉडकास्ट में हम आगे की बात जी करेंगे। मैं जी। आपको, जी क्योंकि आप योग में भी काफी अच्छे से आप जानकारी रखते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोच भी हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंशियंट इंडिया में जब बात करें, एंशियंट इंडिया, ऐतिहासिक जी जी। हड़प्पा मोहनजोदारो या उससे भी पहले, जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी जी। या नहीं थी इंडिया में, या बाहर से ही, यूएसए से या यूके से ही यूजिन सैंडो ने बॉडी बिल्डिंग, मतलब क्या ये आप क्या सोचते हैं और इसका तथ्य क्या है, मेरे को बताइए आप। क्या स्ट्रेंथ हाँ, एंशियंट इंडिया? ऐसा है कि मैं क्या सोचता हूँ, ये तो खैर आपने पूछ लिया। पर सत्यता ये फैक्ट इज दैट कि फैक्ट्स विल नेवर चेंज बिकॉज ऑफ व्हाट आई थिंक और व्हाट समबडी एल्स। फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहेंगे। उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि भारत ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जननी है। तो इसके एविडेंसेस अगर अभी ऐसा आजकल है, सारे बड़े बड़े जितने भी एक्सरसाइज साइंस के इंस्टीट्यूशंस है, जी। ये वेस्ट में है। उन लोगों ने, आ, हम ऐसा कह सकते हैं कि
इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में ये सारी चीजें बाहर आने लगी, और तब से मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शायद सिनेरियो अलग रहा हो। बिल्कुल। अगर हम इनके एस्टेब्लिशमेंट्स के डेट देखेंगे, ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं लगता वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ओलंपिक गेम्स हुआ करते। ओलंपिक्स वैसे मतलब बहुत पहले होते थे, एथेंस पर में, जिसको, ग्रीस। हाँ, एथेंस में होता था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, उसका जो हिस्ट्री है उसको वर्ल्ड लेवल में, अब जैसे उसका लोगो है उसमें 5 खंड दिए गए, वो जो 5 सर्कल है ओलंपिक्स के लोगो में, तो ओलंपिक गेम्स जब से पॉपुलर होने लगा है, तो ज्यादा पॉपुलरिटी या ज्यादा पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ओलंपिक्स का ओरिजिन कब का है मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि व्हेन डिड ओलंपिक स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके बारे में कभी मैंने गौर नहीं किया। पर मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहो या फिर स्पोर्ट्स का जो भी ट्रेनिंग कहो, ये सारी चीजें कब आने लगी, सामने आने लगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। राजकीय परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि स्पोर्ट्स या फिर इन चीजों के बारे में सोचने के लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, और जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी कि स्पोर्ट्स जैसी चीजों को हम प्रायोरिटी दे सके, क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी। अगर युद्ध छिड़ रहा है और युद्ध हो रहा है तो सबसे पहले जान बचाएंगे या ओलंपिक्स खेलेंगे, तो प्रायोरिटी नहीं थी। तो राजाश्रय जो मिलना शुरू हुआ खेलों को, स्पोर्ट्स को जो राजाश्रय मिलना शुरू हुआ, वर्ल्ड वाइड की बात करें, ओलंपिक्स उससे पहले भी हो सकता था, जैसे मैंने बताया मुझे पता नहीं ओलंपिक्स कब शुरू हुआ एग्जैक्टली, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में परिस्थितियां स्पोर्ट्स के लिए अधिक फेवरेबल होने लगी, और तब जाके इस विषय पर रिसर्च करने के लिए समय मिलता गया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट मिलती गई, इसके लिए लोग समय देने लगे, या फिर इसमें रिसर्च होने लगा। अभी ऐसी परिस्थितियां हैं इसमें बहुत इंटेंस रिसर्च हो रहा है, मतलब एक्सटेंसिव रिसर्च हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया रिसर्च पेपर सामने आता है, कोई पेपर पब्लिश करता है, कोई यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट्स आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए, कोलैबोरेशंस होने लग गए हैं। तो पहले ये नहीं होता, तो जब ये नहीं होता था तब भी, तो हम एक बात करेंगे, अभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करेंगे, तो एंशियंट टाइम्स में सिर्फ भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में सही जानकारी मिली। अब सही जानकारी किस तरह से मिलती थी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भारत में रेसलिंग की परंपरा बहुत पुरानी, तो हम जब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की जैसे बात की, आज तक हिस्ट्री में सबसे खतरनाक युद्ध कोई हुआ है तो कहते हैं कि महाभारत का हुआ। और महाभारत के हम अगर यदि संकलन देखें, यूट्यूब पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है कि महाभारत जो ग्रंथ है वो कैसे बना, क्योंकि 1 लाख के आसपास उसमें श्लोकों की संख्या है। 1 लाख श्लोक मतलब बहुत ज्यादा संख्या। तो वो किस तरह से, हम कहते कि महर्षि वेद व्यास जी ने वो महाभारत लिखा था, पर एक्चुअली उसमें कई सारे और कॉन्ट्रीब्यूटर्स है जिनके बारे में एक वीडियो में वो एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है उन्होंने बताया। तो तो मैं वो बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी जब ये हाँ, लोग तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो युद्धशालाएं होती, हाँ। अब युद्धशालाएं जो होती थी, अब सिंपलेस्ट कोई चीज है कि युद्ध में क्या करना है, प्रतिस्पर्धी को या प्रतिद्वंदी को मारना है, या फिर हमारा जो भी काम है उससे करवा के लेना। अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो उससे बात मनवानी है, या तो वो सीधी सीधे बात मान जाए ना तो मैं मनवा लूँ उससे। युद्ध इसी के कारण हो, तो कोई मेरी बात क्यों मानेगा। उसको लाइफ थ्रेटनिंग अगर कुछ सिचुएशन लगे तो युद्ध में क्या होता था, प्रतिद्वंदी को या तो काटा जाता था, नहीं तो शरणागति में लाया जाता था। अगर वो जान की भीख मांग ले तो फिर वो हुआ करता। अब इसके लिए चाहिए आपके पास में हथियार, वेपन्स चाहिए। उन दिनों वेपन्स आज की तरह केमिकल बेसिस पे नहीं होते। मॉडर्न इंजीनियरिंग अभी का हम जानते हैं, पर शायद उन दिनों जो भी फिजिकलिटी वाले हथियार है वो ज्यादा डोमिनेट। तो तलवारें बहुत वजनदार होती थी, या फिर उनके पास में भाले होते थे और बहुत सारी चीजें, गदा युद्ध होता था। तो महाभारत में जो या फिर आर्चरी है, तो ऐसे हेवी वेपन्स को उठाने के लिए और उनको चलाने के लिए जॉइंट्स में, मसल्स में स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। तो उन दिनों वो स्ट्रेंथ किस तरह से लाई जाए और स्पेसिफिक पैटर्न्स में उसको किस तरह से यूज किया जाए। अभी हम ओवर यूज इंजरी की आजकल बात करते हैं, युद्ध में तो ओवर यूज ही होना है, तो उसको प्रीहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। सही बात। अगर इंजरी होती है तो रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। तो ये सारा साइंस भारत में बहुत
प्राचीन काल से एग्जिस्टेड था, और वो शायद आगे नहीं आ पाया उसके बारे में, तो खैर अलग चर्चा का हाँ, विषय वो है। तो एक पर बहुत आपने जिस बड़ा तरह टॉपिक से है। सवाल, तो भारत ही ऐसी भूमि है जिसने सबसे पहले स्प्रिंट ट्रेनिंग के बारे में लोगों को ज्ञात कराया। क्या कैसे होती थी, कुछ उस पे आप बताएंगे, कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी? जैसे अभी तो डंबल, बारबेल और रेजिस्टेंस हाँ हाँ बैंड और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, तब कैसे होती थी? कैसे हम कहें कि जैसे मैं 1 घंटा व्यायाम, व्यायाम शब्द तो बहुत पुराना है, और जी। कैसे व्यायाम होता था? क्या करते थे वो व्यायाम में? क्या सिर्फ योग ही करते थे, या योग के कुछ पोजेस करते थे? तो व्यायाम किस तरह का होता था हम्म। एंशियंट इंडिया में, जो हम कह सकें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बहुत पुराना में भी ना बताऊं तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात, 16वीं सदी की शायद बात, मावड़ा जिसको हम कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वॉरियर्स होते थे उनको मावड़ा कहते, उनमें से एक वॉरियर थे बाजी प्रभु देश पांडे। उनके बारे में रिसेंटली एक पोस्ट वायरल हो रही थी जी। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। तो उनका रूटीन बताया गया था कि बाजी प्रभु देश पांडे सुबह 3:30 बजे उठते थे ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद में 3 घंटे तक रेसलिंग के प्रैक्टिस करते थे अखाड़े में, लाल मिट्टी में। ओके। तो 3 घंटे की रेसलिंग के बाद में वो कुछ 5,000 बैठक, 5,000 दंड, फिर डोरखंड चढ़ना, उसका अभ्यास, और ये सारी चीजें करते थे। उसके बाद में वेपन्स की प्रैक्टिस करते थे, दो खंड, एक्रोबेटिक्स करते थे। सॉरी, 2 खंड चढ़ना मतलब किसी खंबे पे चढ़ना होता था? डोरखंड माने वो रस्सी, रस्सी अच्छा, है। रस्सी। हाँ, रस्सी और मलखाम का अभ्यास करते थे। मलखम, कैलिस्थेनिक्स हाँ, जो आज और हम कहते कैलिस्थेनिक्स, हैं। हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीजें उसमें। क्या बात, क्या बात। तो जिम्नास्टिक्स जो हम एक्रोबैटिक्स बोलते हैं, जो फ्लिप्स एंड हैंड स्प्रिंग्स होते हैं, या फिर जो भी जंप्स है, तो वो सारा वो करते थे। और वेपन्स का अभ्यास करते थे, जो भी उनके उस समय में दांड पट्टा जिसको कहते हैं, तलवारें होती थी या फिर भाला होता था। ऐसे बहुत सारे वेपन्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो मराठा वॉरियर्स के पास में हुआ करते थे, तो उनका अभ्यास करते थे। उसके बाद में नहाते थे, शंभू भवानी की पूजा करते थे, और ऐसा कहते हैं कि मतलब वो पोस्ट में जिस तरह से बता रहे, दोन शेर तुपात शिजवलेला शिरा, हम्म। माने 2 शेर। अब एक शेर यानी कितने केजी, मैं आपको बता दूं, उसका परिमाण अभी मुझे बताना मुश्किल हो जाएगा, कि किसी पुराने व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। तो शेर माने मेरे ख्याल से कुछ 1.7 केजी के आसपास जाएगा। शेर, हाँ हाँ। तो 1.7 केजी इंटू 2, इतना शीरा, शीरा आपको पता है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स और वो डाल के जो शीरा, उतना घी, सब गाय का घी, उतना वो खाते थे। उसके बाद में 3 शेर दूध पीते थे। अच्छा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुद्रा करने के लिए राजगढ़, तो ये उनका रूटीन हुआ। अच्छा, वेरी नाइस। ये मैं बहुत एंशियंट टाइम्स की बात नहीं बता रहा हूँ, हाँ हाँ, ये मैं तो ये बता रहा हूँ 16वीं सदी की बात। हिस्ट्री है, रिसेंट हिस्ट्री। ये 16वीं सदी की बात नहीं बता रहा हूँ। हाँ जी। 16वीं से भी और बल्कि एक बात उसमें है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका डेली एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो कुछ 7 घंटों का होता है, वैसे देखा जाए तो। रोज और का, ये आज अगर रोज का। आपको, जी जी जी, अगर वो हम कैलकुलेटिवली देखें, क्यूमुलेटिवली, तो 7 घंटे वो, राइट फ्रॉम 3:30 AM, वो एएम। कुछ उनका 7, हाँ हाँ, मतलब ब्रह्म मुहूर्त पे। अभी ब्रह्म मुहूर्त भी थोड़ा उसके पास में ही है, तो उस समय पे वो उठते थे और इतनी सारी चीजें करते थे। गजब, अमेजिंग। हाँ, और उसमें एक बात ऐसी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ के पास में जाना, तो बाजी प्रभु देशपांडे वॉज द वॉरियर, जो गजापुर में एक छोटा सा रास्ता होता है, उसको खिंड बोलते हैं, गजापुर की घोड़खिंड। घोड़खिंड माने वहां से उसमें सिर्फ घोड़ा ही जा सके। अच्छा, क्या बात। मतलब बहुत नैरो पैसेज है, इधर से भी पहाड़ है, इधर से भी पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में छोटा सा ये रास्ता है। का रास्ता है, समझ गया हाँ मैं। जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। ओके। तो उसमें गाड़ियां वाड़ियां जाने का तो कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। एक तो पहाड़ी, वो रास्ता जो है वो तो पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से छोटा है, विड्थ उसकी कम है। तो पन्हाड़गढ़ से लेके विशालगढ़ तक जब जा रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उसमें वो 300 वॉरियर्स थे, बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथ में जो भी बांदल जिनको कहा जाता है, स्पेसिफिकली एक मावड़े लोगों का जो ये कहते हैं हम, रेजिमेंट होता था। रेजिमेंट। हाँ, तो वो वॉरियर्स, सारे 300 वॉरियर्स ने कई हजार मुगलों को वहीं पे रोक के रखा था और वहां पे मारा था। तो ये टोटल ड्यूरेशन आपको मालूम है कितने बजे हुआ?
रात में शायद वो कुछ दिन भर का प्रिपरेशन करना, मान के चलिए शाम को 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक प्रिपरेशन करना। बारह ओके। बजे भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन दिनों कुछ बिजली विजली होती नहीं, तो ऐसा मान के चलिए कि वो शाम के समय को छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के निकल जाते हैं। और एक शिवा काशिद करके थे वॉरियर, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बेस लेकर मुगलों से आमने सामने लड़ने चले जाते हैं, जान की परवाह किए बिना। और बाद में शिवाजी महाराज के साथ में जितने भी 500 वॉरियर्स थे उसमें से 200 शिवाजी महाराज के साथ आगे निकल जाते थे। और नंबर शायद अभी मुझे, मैं सही उसमें ये एग्जैक्ट ना बता पाऊँ, ये जो ट्रेनिंग पर कुछ कुछ आप घटना सैकड़ों बताएं, सैकड़ों की संख्या में है। उससे पहले एक तो क्वेश्चन उनका कि ये फिजियोलॉजिकल एनालिसिस एनालिसिस मैं ये बता रहा हूँ कि इतना भारी वजन लेके वो भाग रहे हैं 10 किलोमीटर की एक मैराथन, छोटी सी दौड़ ले तो हम मतलब उसको बहुत बड़ा पहाड़ के रास्तों में इतना किलोमीटर तक वो जा रहे हैं। और उसके बाद में कुछ 8 घंटे तक वो युद्ध चल, 8 घंटे की ज्यादा, तो इनका कलेक्टिवली जो टाइम है 18 से 22 घंटे वो लड़ रहे हैं। तो उनकी बॉडी में अभी हम देखेंगे ये कौन से जोन में आएंगे, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, तो कौन से एनर्जी सिस्टम के कहाँ कॉन्टिनम में कहाँ रहता है उनका ग्राफ, तो उस तरह के वॉरियर्स हुआ। राइट। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जिस तरह से, तो फैसिनेटिंग। व्यायाम या फिर हम जो कहते हैं ना कि हम प्रोग्रेसिवली करते हैं, कुछ स्प्लिट्स हम करते हैं, लोअर बॉडी अपर बॉडी कोर, या फिर पुश पुल लेग्स, ये सब आज के डेट में हो रहा है। और उन दिनों ऐसा होता था कि इस इतने मेहनत की आदत मुझे हर रोज की, मेरे लिए ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं, ये मेरा रूटीन है। हम्म। विद दिस काइंड ऑफ 7 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, जो कि हमारे लिए आजकल सोचना भी बहुत बड़ी बात है, उतना करने के लिए सही बात है। 5,000 दंड बैठक माने, पॉसिबल ही हाँ, नहीं है तो वो आजकल। बहुत बड़ा काम, तो उनके लिए वो रूटीन एक्टिविटी हुआ करता। दिस इज नॉट इवन समथिंग ये विच इज उन्हीं के लिए था, एक्स्ट्रा। उन्हीं के लिए था, या उनके जितने सैनिक थे वो भी 5-7 घंटे, या जितने भी ये लोग होते थे 5-7 घंटे करते? मुझे बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन था वो बिल्कुल तब एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जो नए वॉरियर्स जुड़ते थे उनको युद्धशाला में ट्रेनिंग दिया जाता था और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करवाया जाता था। अच्छा, तो क्या? 100% उसके बहुत ही अच्छी बात जो बताई आप। बुजुर्ग लोग हैं महाराष्ट्र में, हाँ जी, महाराष्ट्र में जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने, अब जैसे मैंने बताया था कि कोई कथित स्वरूप का ज्ञान है और कोई लिखित स्वरूप का ज्ञान है, हम्म। तो कथित स्वरूप के ज्ञान जो लिखित स्वरूप में ना आ पाया, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो बताते हैं कि हमने इस तरह का उनका ये सुना हुआ है कि वो ऐसा ऐसा करते थे, हमारे दादाजी हमारे नाना जी से, ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जो सिंहगढ़ है या राजगढ़ है, वहां के पुराने बुजुर्ग लोगों से अगर आप बात करते तो बहुत सारी जानकारी। तो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले से ही एंशियंट इंडिया में थी, और 100%। कॉम्बैट स्पोर्ट्स का तो इंडिया रहा ही है। इवन इंडिया में क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेरे को लगता है कि मैं हालांकि गया तो नहीं, बट मैं जाना चाहता हूँ ग्रीस। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की फिलोसफी मुझे बहुत, इंडिया के बाद अगर कहीं की फिलोसफी मुझे आकर्षित करती है, लगता है कि बुद्धिमत्ता कहीं थी तो वो शायद ग्रीक सभ्यता में, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक फिलोसफी, जहाँ पे मार्कस ऑरेलियस जैसे राजा थे। मतलब अगर आपने पढ़ा हाँ होगा जी। उनका एक, मार्कस ऑरेलियस ने एक बुक लिखी थी, वो रोज अपनी डायरी मेंटेन, आज ये डायरी का प्रचलन आज चला है कि रोज राइट और रिफ्लेक्ट बैक करो, ये करो, वो रोज लिखते थे। और वो डायरी उनकी जी जब मिली तो उसमें पता चलता है वो कितने महान थे। तो ग्रीस में भी जो स्टैचूज मिलते हैं गॉड्स के, या जो लोगों के, हर्क्यूलीज वगैरह, जो वहाँ के प्लेयर्स हाँ होते जी। थे, हाँ वहाँ के स्पोर्ट्स होते थे, तो बिल्कुल चिजल्ड, रिप्ड, बिल्कुल। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग कहीं ना हाँ। कहीं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वहां भी थी, मतलब वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। ये रिसेंट चीज नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जी ओवर यूज इंजरी, अब मैं तलवार चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैं रेपिटेशन काउंट तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। अगर 12 किलो की हमें जैसे तो जान बचानी है, तो सामने वाले को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। महाराणा प्रताप, जो शिवाजी जी महाराज के जी रोल मॉडल थे, आइडियल मानते थे, जैसे अभी हम जी कहें कि आपको हीरो कौन है, तो हीरो सलमान खान, तो अभी आज के लोग जैसे भी मानते हैं, जिसको भी माने, तो हमारे उस टाइम पे हीरो महाराणा प्रताप थे, उनको आइडलाइज शिवाजी ने क्या नेक्स्ट लेवल पे लेके गए उनकी विरासत को एक। और वो कहते थे उनका भाला, उनका बख्तर, जो जोरा बख्तर जिसे कहते हैं, कवच,
वो सब बहुत भारी हुआ करते, तो आप सोचिए 70, और वो भाला आज भी पड़ा है, ये नहीं है कि हवा में बात है, जी 80 जी किलो का भाला, और महाराणा प्रताप साढ़े जी सात फुट के थे। तो सोच सकते हैं आप क्या जी जी बलिष्ठ वो रहे होंगे, तो भाला जब वो जी फेंकते होंगे। आज हम, ये हमारे प्लेयर हैं बहुत, भारत का नाम कर रहे हैं, जो जैवलिन जी, थ्रोअर, नीरज चोपड़ा। नीरज जी। सो ये भाला फेंकते होंगे, ये भी काफी वजन होता होगा, बट वो सोचिए अब 80 किलो का भाला फेंकते होंगे, और दुश्मन के सीने के आर पार होता होगा, तो क्या एक्यूरेसी, क्या स्पीड, और क्या स्ट्रेंथ, मतलब किस तरह से वो लोग ट्रेन करते थे उसका, हालांकि सैडली हमारे पास कोई इतिहास या कोई रिकॉर्ड्स नहीं बचे हैं बट हाँ, ये तो होता ही था। उसको आप कार्ड वो नहीं कह सकते कि जैसे अभी आपने बताया ना कि एक्टिविटी, हम बिल्कुल आइडियल नहीं कह किसको सकते। मानते हैं। एक्सप्लोसिव पावर है ये, और ये कंटिनम में थी। हाँ युद्ध चल रहा है, आठ हाँ घंटे जी, 16 घंटे युद्ध चल रहा, तो वो कंटिनम में बिल्कुल। फेंकना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, है ना। हाँ तो ये कोई एक दिन की या एक घंटे की एक्टिविटी नहीं थी कि आप एक्सप्लोसिव पावर, HIIT नहीं था कि 30 नहीं सेकेंड नहीं, एक्सप्लोसिव देन रेस्ट। और ये भी बोल रहा हूँ कि ये कोई एक दो साल का पीरियडाइजेशन नहीं था। हाँ ये कोई एक दो साल का पीरियडाइजेशन नहीं था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि हम आइडियल किसको मानते हैं, जैसे आपने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसको आइडल माना था, तो उसी ग्राउंड से हम कहते हैं। अभी आपने तो जैसे बोलते बोलते शिवाजी कह रहे, हम तो ये भी नहीं कहते। जब भी हम उनका उल्लेख करते हैं तो हम ये कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहे वो 1000 बार क्यों ना मुंह से निकले, पर हमसे कभी भी उस उनका सिंगुलर इसमें ये नहीं होता, नाम नहीं लिया जाता। आप महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, आपने जो इसकी बात बताई कि ये कंटिन्यूशन में चल रहा है, दैट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इंड्योरेंस एंड द लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट। अभी कनाडा का जो कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा होगा कंडीशनिंग में, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट। यस। तो हमारे भारत में ये लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता था, एंड एज आई सेड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। राइट, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये हमारे पास था। वैसे एक चीज मेरे मन में जी आई, शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवबा भी कहते हैं ना, शिवबा कई जी लोग। जी, क्यूबा शिवबा, क्यूबा ये एक्चुअली क्या था, ये जैसे बोलते हैं ना कि फादर फिगर। अभी कृष्ण कन्हैया को, हाँ, शिवबा फादर फिगर भी बोलते हैं। और जो राजमाता जिजाऊ आई साहब, जो माँ साहब जिजाऊ जो थे, हाँ। उनको दुलार से बोलते थे शिवबा। अच्छा। हाँ, तो जैसे कान्हा है हमारे, हाँ। आप ब्रज में चले जाइए तो मेरे कान्हा ने ऐसी बात की थी, हमारे ठाकुर जी ने ऐसी बात की, तो इनके कई नाम है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए भी वो ऐसा बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र में आप आइए, उनके लिए हम चाहे उनको भगवान कहे, चाहे हमारे राजा कहे, कुछ भी उनके लिए कहा जाए तो वो कम ही पड़ेगा, इतने सारी महान वो थे। कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी उनको मानती है। सारी कम्युनिटीज उनको मानती है, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा प्रेम है क्योंकि उन्होंने छत्रपति आई शिवाजी थिंक महाराज। ऐसा नहीं किया था कि किसी, उनके उनकी सेना में भी सारे ही थे, सारे धर्म के लोग थे, सारी कम्युनिटी के लोग जी थे। ऐसा नहीं था कि जी जी कोई रिलीजियस जंग नहीं लड़ी उन्होंने, स्वतंत्रता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जनता के लिए वो लड़े। वो उनकी लड़ाई धर्म की थी कि जो अन्याय लोगों पे हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, तो धर्म की स्थापना उन्होंने की कि भाई अगर जिंदगी जी जाए तो धर्म के साथ जी जाए, अनुशासन के साथ जी जाए, कोई डिसिप्लिन तो हो जिंदगी। राइट राइट। नहीं तो कोई भी आ रहा है और किसी को भी वॉरियर की, अन्याय कर रहा है। वॉरियर की उसमें डिसिप्लिन जी नहीं जी, एक कह सकते। जस्टिस उन्होंने लाया, जो न्याय न्याय देने का काम जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, वो डेफिनेटली सबने। और जैसे मैंने बताया कि शिवबा उनको कहते हैं, हम्म, मेरे शिवबा, वो कहते हैं कि हमारे है, मेरे है, उनके लिए इतना प्रेम है। जैसे आपने बताया फादर फिगर, हम महाराष्ट्र में सब लोग उनको कहते हैं कि हमारे बाप कौन है जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बाप। सही बात। तो ये आपको बहुत ये सुनने को मिलता है, और इतना प्रेम है। इवन यहाँ दिल्ली में आपके हर राज्य के एक वो बने हुए हैं हाउस, राजस्थान का हाउस बने बीकानेर हाउस है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र हुए। सदन है। तो महाराष्ट्र सदन के बीच जी में बहुत शानदार महाराज की, यस। छत्रपति की प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे बैठे हुए हैं, मेरे को जी जी बहुत सुंदर लगती है। मैं जब भी वहां जाता हूँ, मैं 10 सेकंड वहां ब्रेक मार के रुकता हूँ, उन्हें देखता हूँ,
उसको देखते ही वो जी वाइब एनर्जी आती है कि यार उस टाइम पे इन्होंने मतलब हाथ मिला लेते तो कहते हैं ना अरबों पति हो जाते, बट हाथ मिलाया जी। नहीं। ये कोई बात नहीं, खैर ये नहीं, अलग टॉपिक पे हम डेविएट हो रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेदा में डेविएट और अमित जी ऐसा कहते हैं कि हाँ जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐसा मैंने सुना है, ये मिथ है। आयुर्वेदा कहती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार होती है, लाइफ कम होती है इससे। तो ये क्या सीन है, मतलब ऐसा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लाइफ कम होती है, या आयुर्वेदा ऐसा नहीं कहता, या इट्स ऑल अबाउट द ब्रीदिंग पैटर्न जो हम। और दूसरा ये भी आजकल, आजकल नहीं बहुत पहले से ही है कि गर्मी में एक्सरसाइज अच्छी होती है, बॉडी तो गर्मी में बनती है, बट साइंस तो ऐसा हम्म। नहीं कहती कि गर्मी में आप एक्सरसाइज, मतलब भर ही हम्म। गर्मी में आप एक्सरसाइज करो। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा अंकित जी आपने। मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा ये सवाल आपने पूछा, बट हमारे पास क्योंकि अभी बहुत सारे सेशन के लिए कंफ्यूजन। 9 मिनट है, तो 9 मिनट में कोशिश करिएगा आप इसको करें, फिर हम नेक्स्ट मतलब जस्ट बाद वाले सेशन में इसको लेते हैं। हाँ ठीक हाँ, है, इसका हम हाँ अलग फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते ये मैं कट कर हैं। लूंगा। तो हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा तो मैं सवाल। ये कह रहा था कि बहुत अच्छा सवाल, सही सच में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यूथ में बहुत कंफ्यूजन भरा पड़ा है कि आयुर्वेद की सुने, एंशियंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो एंशियंट सिस्टम था उसको हम करें, जो भी अखाड़े में जो कुश्ती के रेसलिंग कल्चर में जो व्यायाम पद्धतियां हैं उनको हम फॉलो करें, या मॉडर्न एक्सरसाइज को हम फॉलो करें। तो अंकित जी उसका उत्तर ये है, सबसे पहली बात तो चीजें इंडिविजुअलाइज्ड होती है। अब जैसे मैंने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वॉरियर्स में होता था कि यदि कोई किसी का रोल अगर वॉरियर का नहीं है तो उसको वॉरियर वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यदि कोई मान के चलिए कि 12 बलूतेदार जिसको कहते थे, या पहले प्रोफेशंस होते थे जिसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ, पता है आपको क्या होता हाँ हाँ, लोहार। है? लोहा, हाँ। तो लोहा का जो काम करते थे उनके हाथ पे स्ट्रेंथ होना अत्यंत आवश्यक हुआ। तो उनका ऑक्यूपेशनल एडेप्टेशन ये ऐसा हो जाता है कि वो क्या क्या बलदंड होते थे। ठोक ठोक के उन्हें बनाना वैसा होता ऑक्यूपेशन के हिसाब से आयुर्वेद में व्यायाम सजेस्ट किया जाता था। इससे भी अधिक बढ़कर मैं बताता हूँ कि त्रिदोषात जो आयुर्वेद में बताए गए हैं कि आपकी खान पान की पद्धति कैसी है, है। हाँ हाँ। उसके अनुसार, और कौन सा दोष आपके बॉडी में विकृत हुआ है। दोष तो कफ वात पित्त तो हर किसी के शरीर में है, पर हम्म। कौन सा विकृत है उसके अनुसार व्यायाम सजेस्ट किया जाता बहुत बढ़िया। है। और एक बात बोलता हूँ कि फूड स्पेसिफिक हाँ, ट्रेनिंग जिसे हम कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो त्रिदोष है ये तो केमिकली बायोकेमिकल लेवल पे होते हैं ना। फिजिकलिटी बायोकेमिकल कंडीशन को किस तरह से अफेक्ट करेगी, तो मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में कितने ज्ञानी थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे। तो और एक बात मैं आपसे सवाल पूछूंगा अभी छोटा सा, कि आज की डेट में एक्सरसाइज साइंस में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट दुनिया में कौन से जानते हैं आप खुद एक एजुकेटर है और एनएएसएम से लेके एएस से सारी आपने चीजें पढ़ी है और पढ़ाते भी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे 4 इंस्टीट्यूट आप बताएंगे कि जो एक्सरसाइज साइंस में आज की डेट में सबसे आगे चल रहे दुनिया। देखिए, मुझे विशेष तौर पे वो तो नहीं पता, बट मेरे को इंडिया का जरूर पता है, फॉरेन में क्योंकि मैंने मैं ट्राई। वर्ल्ड का पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा, वर्ल्ड का पूछ अभी रहे हम जिनका सिलेबस फॉलो कर रहे हैं आज, जैसे हम हैं। मैं कोर्सेज मानता हूँ करते हैं पीसीबी। एसीएसएम को, मैं बहुत एसीएसएम के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्चेज हैं, हाँ जी, वो बहुत एक्यूरेट हाँ जी। लेवल पे होते हैं मेरे को लगता है। और ज्यादातर रिसर्च तो सेंटर्स या इंस्टीट्यूट हैं ऑस्ट्रेलिया या यूएस में हैं, बट इंडिया में भी अब करेक्ट, काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल सर। तो मैं एसीएसएम का एक, मैं मेरा किस्सा बताता हूँ कि किस्सा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पर एसीएसएम का एक फिजियोलॉजी का मैनुअल है, किताब है, उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई है, मैं वो आपको बताता हूँ। और वो उस किताब का फर्स्ट चैप्टर है, ओके, फिजियोलॉजी की स्पेसिफिक किताब है। क्या बात है। तो उस कंडीशन का नाम है हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ओरिजिन टू रिकग्निशन, ऐसा उसका नाम है फिजियोलॉजी का। तो उसमें एक ऐसा है कि द इंडस रिवर सिविलाइजेशन, ये उसका सेगमेंट है। अच्छा। और मैं पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। द लेगेसी ऑफ सुश्रुता, द सर्जन ऑफ एंशियंट इंडिया।
ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एसीएसएम बोल रहा एसीएसएम बोल रहे हैं, और ये तो दुनिया जानती है, ये तो हमें है। अब सब। सुनिए वो क्या क्या बोलते हैं। Sushruta accepted the ancient concept of and of the elements, was a strong advocate of the Tridosha doctrine. He was convinced a sedentary lifestyle of inactivity coupled with protracted periods of sleeping and excessive food and fluid consumption would elevate kapha dosha to extent that it would disrupt equilibrium among the doshas and result in a disease state. मतलब इनएक्टिविटी के बारे में जो आज अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो सुश्रुता ने 600 BC बताया था। तब भी लोग इनएक्टिव रहते थे जबकि मोबाइल नहीं होते थे। 600 BC की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात, बिफोर बिफोर क्रिस्ट 600। हाँ। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद में ये एसएसएम ने कुछ लाइनें लिखी हुई है जो भी मैं अभी बताता हूँ कि he also recommended exercise for conditions of obesity because it was caused by an increase in vayu dosha associated with lum cycle. On the other hand, he noted vayu could be deranged by hard work, carrying heavy loads, and by violent movements. अच्छा, मतलब मतलब उनका, हाँ, एफएक्यू उनका ये ड्रिल। कहना था कि वायु दोष, तो ये शायद उनको लगेगा कि नहीं अपने ही स्टेटमेंट को सुश्रुत महर्षि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, पर ऐसा नहीं है। आगे चल के मैं बोलता हूँ कि वो ये क्वेश्चन मैंने सुश्रुता पता है, वाज द ये फर्स्ट। क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मैं बहुत सारे योग टीचर्स को देखता हूँ, क्योंकि मैं हाँ जिम्स मैनेजमेंट में भी हूँ। तो योग टीच हाँ हाँ जो योग कोचेज आते हैं हमारे ग्रुप क्लास, वो क्लाइंट्स को यही कहते हैं, अरे ये डंबल वंबल इससे शरीर खराब होता है, योग में लिखा है, योग में लिखा है। अब हाँ मेरे पास तो इतना, मतलब कितनी सारी चीजें, ज्ञान तो अनंत है, एक लिमिट में ही आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, तो मैं इस चीज को कहाँ पढूं, क्या करूं। और बहुत से लोगों के मन में भी ये भ्रम है, इसलिए मैंने ये आपसे पूछा कि वो ऐसा मिसकंसेप्शन, हाँ या जी, तो भाई लोग इनकी क्लास में आए योग ही करें, नहीं नहीं, या उनके पीछे कोई हाँ एजेंडा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि योग हाँ ऐसा कहता होगा। मुझे भी मतलब जितना एक सामाजिक और नॉर्मल मेरे को ज्ञान है, उससे मेरे को लगता नहीं कि योग में ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कि एसीएसएम ने सुश्रुत महर्षि के बारे में क्या, सुश्रुता वाज द फर्स्ट फिजिशियन टू रेकमेंड एक्सरसाइज, क्या बात है। टू रेकमेंड एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज। हम आज एक्सरसाइज एंड स्पेशल पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो एंशिएंट इंडिया में 600 BC हुआ क्या करता बात है। गजब गजब, बहुत खुशी था। हुई। आज हम सीख रहे हैं कि इनसे एसीएसएम से सीख रहे हैं। देखिए एसीएसएम की किताब में क्या लिखा, मैं वो ही पढ़ रहा हूँ। मैं आपको कैमरा स्विच करके ये सारी लाइंस दिखाता हूँ कि वो नहीं किस नहीं, तरह से बिल्कुल उन्होंने लिखा लिखा होगा हुआ। ये, बल्कि हाँ जी। फिजियोलॉजी की बुक और में। वो आगे कहते हैं कि which was classified to be a disease of your urinary tract, कौन not to be diagnosed, not to be ignored, is his belief that excessive exercise could result in coughing, fever, and vomiting, and lead to disease as consumption, tuberculosis, asthma, and potentially death. ओ, अभी हम बात करते हैं ओवर ट्रेनिंग। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में ओवर ट्रेनिंग के साइंस एंड सिम्टम्स बताए हुए। तो इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं? टेंडरनेस रहता है, थोड़ा सा सोरनेस, एक्सट्रीम सोरनेस हो गया तो क्या होता है, फीवर आ जाता है, वीकनेस। थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो भी ये सिम्टम्स दिखते हैं, ये सुश्रुत जी ने पहले ही बता कर। क्या अभी ये क्या कहते हैं सुनो। एक्सरसाइज वॉज डिफाइंड एज अ सेंस ऑफ weariness फ्रॉम bodily labor and it should be taken every day. इसके आगे वो कहते हैं and included walking, running, jumping, swimming, diving, or riding an elephant, as well as participating in activities such as archery, wrestling, and javelin throw. मैं आपको नहीं नहीं, बिल्कुल लिखा होगा, ट्राई मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल, मैं खुद ये किताब मैं कैमरा पूछ स्विच रहा था, करके, ये तो अभी बिल्कुल। देखिए आप। क्या बात तो मैं यही पढ़ के बता रहा हूँ जो इसमें लिखा, है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मन की तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली। तो एक मिनट, मैं फिर से कैमरा स्विच कर देता हूँ ताकि कोई कोई दिक्कत
और इसके बाद में सुश्रुता ऑल्सो promoted moderate exercise because it promoted growth of limbs, enhanced muscle mass, stoutness, strength, endurance, stoutness माने tone and resistance against fatigue. सीएसएम में इतना कुछ लिखा हुआ है जी सुश्रुति के बारे में, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग के बारे में, और उसके सिम्टम्स बता रखे हैं। डायबिटीज, अगर मधुमेह जी हो जाता है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जी करने से वो काफी उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब ईसा से भी 600 पूर्व वर्ष पूर्व ये सब चीजें हमारे साहित्य, या हम कहें लिटरेचर में थी, रिसर्चेज में थी, जो, जी और पता नहीं ऐसी कितनी रिसर्चेज होंगी जो समय के साथ शायद आए सामने, उस पर आप प्रकाश डाल रहे थे। और क्वेश्चन हमारा ये था कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योग में बताई गई है कि भाई अच्छी नहीं है, और ऐसा कुछ, मतलब ये मिथ है बेसिकली, इन शॉर्ट मिथ है। इट इज जस्ट अ मिथ। और ये क्या होता है कि परसेप्शन हमारा पूरा नहीं होता है। हम्म। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद के जो प्रमुख ग्रंथ है जो बहुत उनके महत्व दिया जाता है आयुर्वेद में, वो उनमें हाँ, से एक है सुश्रुत संहिता। अभी जैसे महर्षि सुश्रुत ने जो भी बताया उसके बारे में एसीएसएम में क्या लिखा है, एसीएसएम की एक किताब में, वो उसके बारे हम में मैंने बताया। बिल्कुल। उसके साथ ही साथ लेगेसी ऑफ चरक चरक संहिता जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चरक संहिता इज ऑल्सो बिल्कुल। मेंशन्ड इन दैट सेम मैनुअल। अभी वो मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ। और हम्म। इसी के साथ साथ एक अष्टांग हृदय करके है। अष्टांग हृदय मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयुर्वेदा टेक्स्ट। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या। दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए इसके विषय में, वो लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, आजकल जो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल डिजीजेस इस को कैसे क्योर इस किया जाए। क्वेश्चन इस आंसर को मैं चाहूंगा कि मॉडर्न साइंस कैसे एंशियंट ट्रेडिशनल साइंस से अलाइन करती है, इसके साथ ही आप बताएं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक ये जो अष्टांग हृदय का जो चैप्टर है दिनचर्या, जी। उसमें ये कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत हम्म। स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। स्वास्थ्य के रक्षण करने के लिए हर व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त से उठना जागना बहुत लाभकारी होता है। वेरी नाइस। सूर्योदय से पूर्व 45 मिनट ऐसा एक समय ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया। बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? हाँ, बट तो फिर ये ऋतु अनुसार शायद चेंज होगा। पर एक आइडियली जो बोलते हैं कि 4 बजे उठो तो आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाती है। 4 बजे तो तो सोते हैं लोग उसमें आधे। आजकल वो जो बोलते हैं ना कि अभी देखिए जैसे बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस हैं जो उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, रात में इतने बजे खाया करो, है ना, तो सूर्यास्त के बाद में खाना वर्जित है। हमारे साइंस में ये पहले ही बताया, जो आपने सवाल पूछा था कि ये मॉडर्न साइंस से कैसे अलाइन करता है, तो वो हम्म। इस तरह से अलाइन करता वाटर है। फास्टिंग, अभी नई नई चीजें जो आई हैं, हाँ जी हाँ जी। तो करते ही आ रहे हैं। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का, हाँ, बस ये एक बात है ना, आयुर्वेदा में 2+2=4 ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा। जो हम्म। हम बोलते हैं ना, शायद ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल एक हो पर वो किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। तो इंडिविजुअलेशन का प्रिंसिपल आयुर्वेद में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अरे वाह, किया गया है। क्या बात है। हाँ हाँ। तो जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट कोई है तो उसके लिए कुछ अलग बताया जाएगा। किसी के लिए कोई चीज वर्जित है, किसी के लिए वही चीज औषधि बन सकती है। तो हम्म। आयुर्वेद का जो अभ्यास है वो लॉजिक्स पे बहुत डिपेंड करता है। आपका लॉजिक अगर सही नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं करते। राइट। और उसमें एक ये ऐसा है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेधस क्षय ओके। विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, ऐसा श्लोक है। तो उसमें ओके। ये बोलते हैं कि व्यायाम के नियमित व्यायाम करने से शरीर में लाघवम आता है। लाघवम माने लाइटनेस, ओके। हल्कापन जिसको कहते हैं। कर्म सामर्थ्य आता है, मतलब वर्क एफिशिएंसी। अग्निदीपन, अग्निदीपन माने आपका जो जिसको विगर एंड वाइटालिटी जिसको कहते हैं हम्म। वो। मेद क्षय माने फैट लॉस। अच्छा। इतने सारे लाभ होते ही होते हैं। क्या बात है। नाइस। इसी के साथ साथ
इसमें घन व उठावदार और दृढ़ता, उठावदार माने प्रेजेंटेबल जिसको हम कहते हैं, या फिर अट्रैक्टिव। ओके। तो ये बोलते हैं ना कि प्लायोमेट्रिक्स करो तो बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव हो जाता है, तो आप आकर्षक दिखने लगते ओके। हैं। तो ये सारे लाभ व्यायाम से होते हैं। आप कहते हैं वातापित वातापित्ता वातापित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णी च तम त्यजेत। किसने व्यायाम त्यागना चाहिए, किसने व्यायाम नहीं करना चाहिए? जो वात पित्त के रोगी है, बालक है, वृद्ध है और अजीर्ण हो गए हैं, ऐसे हम्म। लोगों ने व्यायाम नहीं करना चाहिए। अच्छा। अब हम मान के चलो, वात पित्त रोगी में कैसे कैसे आएंगे? अब जैसे अ, हम बोलते संधिवात है, रोमाटॉइड अर्थराइटिस। जी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मैंने मतलब फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से मेरे एक क्लाइंट है, शी इज अ 60 ईयर ओल्ड लेडी। आई ओके। वुड सक्सेसफुली रिवर्स हर रूमेटेड अर्थराइटिस, मैंने जैसे आपको पहले रिवर्स। भी ये शेयर किया। तो उन्होंने व्यायाम नहीं करना। अब इसमें श्लोक का जो अर्थ है वो सही समझना बहुत आवश्यक है। जब आपको रोमेटेड अर्थराइटिस है और वो उसके चरम पर है, तो आप ग्रिप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उपचारात्मक व्यायाम है, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। तो हम्म। पहले उपचार करना है। दूसरा, पित्त अगर आपको ज्यादा है, बहुत एसिडिटी आपको भड़की हुई है, जिसको आम्ल पित्त कहते हैं, ऐसे समय में आप एक्सरसाइज करने जाओ, शायद आप वॉमिट कर देंगे। राइट। बालक, जो इन क्या बोलते हैं ना, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, हम्म। मान के चलिए आयु की तीसरी चौथी वर्ष के एडोलेसेंस, जो जैसे हम एडोलेसेंस भी नहीं, मतलब चाइल्ड ही कहेंगे हम उसे, चाइल्ड वाली चाइल्ड, स्टेज। हाँ। 4 साल के बच्चे तक। हाँ वैसे तो चाइल्ड। आजकल वो बहुत सारे मोटर एबिलिटीज डेवलप करने के लिए कई सारी चीजें आ रही है, पर राइट। ऐसे बोलते हैं कि बालक को नहीं करना चाहिए। वृद्ध, वृद्ध माने जो वृद्ध व्यक्ति है, उन्होंने व्यायाम करना नहीं चाहिए। अब उनके लिए व्यायाम क्या हो सकते हैं? आसनाभ्यास हो सकता है या अदर योगाभ्यास हो सकते हैं, जो परमिसिबल चीजें हैं वो हो सकती जी। और है। और अजीर्ण माने जो भी एक अजीर्ण माने जिसको जिसमें मतलब इतनी शक्ति नहीं है, जान नहीं है जिसमें, मतलब कमजोर है काफी, अजीर्ण, बहुत ज्यादा। नहीं अजीर्ण एक कंडीशन है एक्चुअली, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो एक स्पेसिफिक है। ठीक है, मैं उसके बारे में कभी बताऊं। तो ठीक है। ये श्लोक में ऐसा बोलता है, अर्धशक्त्या निषेव व्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः जी। शीतकाले वसंते च मंदमेव ततोन्यता। मैंने आपने पूछा था कि गर्मियों में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम्म। सर्दियों में कितना। अभी इसके बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं। गर्मियों में मतलब जो लोग जैसे एसी बंद करवा देते हैं जिम के, बिल्कुल हाँ हाँ पसीना हाँ आने, बॉडी टेम्परेचर हाई होने दो तभी बॉडी निकल हाँ के हाँ आएगी। हाँ निकल के क्या आएगी, हाँ, जान निकल निकल ना के जाए, क्या है तो वो, ये डर रहता है। जान निकल जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी आप वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर प्लस बाहर का भी हाँ अगर वैसा रहेगा तो आज के जी परपेक्स हम इसको, पहले नहीं कि पहले तो एसी नहीं होते थे 8 घंटे, आपने ही बताया कि वो अभ्यास कर, तो पहले वो उनका खान पान, शरीर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का, हमारा, हाँ हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्लैरिटी, का जो भी ऑक्सीजन, सब परसेंटेज कुछ। था हवा में। बिल्कुल, और हम आदी थे उसके। आज आप एक हाँ हस्की, एक डॉग होता है, बहुत समझदार डॉग होता है, हस्की ब्रीड होती है, जो बहुत पहाड़ी एरिया में हाँ मिलता है। पर बम्बई जी, में, पुणे में जो मॉइस्ट एरिया है, बहुत ह्यूमिडिटी है वहाँ, ह्यूमिड है, वहाँ पैदा हुआ हस्की ह्यूमिड है, वहाँ पे चल जाएगा। आप कश्मीर से या बिल्कुल रशिया से लाओगे, वो उसकी डेथ निश्चित है। निश्चित है, तो निश्चित नहीं है। तो जब जब हमारे लोग ये उस तरह के थे, तो उस तरह का एनवायरनमेंट था, दिन भर हम रहते हैं एसी में, घर में, ऑफिस में, और जिम में जाके एसी बंद करा के हमें गर्मी में वर्कआउट करना है, तो फिर आप, वो जी लाभ तो है ही नहीं बिल्कुल उसका। जी। तो ये ऋतु के समय में, ऋतु के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो हमेशा स्निग्ध भोजन करते हैं, हम्म। या फिर जो व्यक्ति बलवान है, वसंत ऋतु और अन्य शीत ऋतु में अर्ध शक्ति में व्यायाम करना है, माने 50% ऑफ इंटेंसिटी। ओके। अभी हम 1 RM की बात करते हैं, हाँ। तो 50% ऑफ 1 RM ये कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस 50% ऑफ 1 RM। वेरी ऐसा गुड। वो 1 RM मेंशन नहीं करते, पर अर्ध शक्ति का अर्थ क्या हुआ?
जो भी इंटेंसिटी में पूरी आप शक्ति कंफर्टेबल, मन वन आरम आरएम आपका है, अर्ध शक्ति यही है। वो कर लो भाई। इंटेंसिटी वो बता रहे हैं कि उसके, और वो जो वॉल्यूम के बारे में भी बात करते हैं ना, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी कैपेसिटी भले ही उतनी रहे, पर एवरी टाइम यू शुड नॉट नीड टू मैक्स आउट। हम्म। हफ्ते में 3 दिन रजिस्टर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और तीनों दिन आप जा रहे हो 1 आरएम 2 आरएम, वैसे ही सही नहीं है। बिल्कुल। तो वो उसमें आयुर्वेद में तो ये बहुत अच्छे तरीके से श्लोक में बताया गया। और ऐसा ग्रीष्म वर्षा शरद आदि ऋतु जो होते हैं उसमें अर्ध शक्ति से भी कम इंटेंसिटी पे व्यायाम करना चाहिए। हम्म। एक आयुर्वेद अब और की बात चल ही रही है तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। क्या नॉन वेज फूड मांसाहार आयुर्वेद में निषेध बताया गया है, या क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे या लोग थे वो तो खाते थे, जो इस तरह का वर्णन भी है, तो आयुर्वेद में इसको निषेध बताया गया है? क्योंकि हम तो आयुर्वेद, या हम अब आयुर्वेद क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा रिक्लाइंड है, तो हम तो वनस्पतियों को भी पूजा करते हैं, उनकी भी शांति मंत्र जो है उसमें उसकी भी ये जी। कहते हैं उन्हें भी शांति मिले। तो क्या किसी जीव को मतलब मार के या खा के भोजन के लिए भोजन के लिए खाया जाए तो शायद मेरे को नहीं लगता, बट हाँ वो स्वाद के लिए या उसके लिए क्या, मतलब सिर्फ शॉर्ट में बताना कि सही निषेध बताया गया है या ओके है इन सर्कम। हाँ, मैं शॉर्ट में ही बता सकता हूँ क्योंकि वो सच बताऊं तो मैं इस पे कमेंट करने के लिए अ, अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ ओके। और आयुर्वेदा का मेरा बहुत लिमिटेड अभ्यास ओके। है, आपने जैसे बताया था। तो फिर मैंने किसी से सुना है कि मांसाहार का प्रयोग थेराप्यूटिक एस्पेक्ट में किया गया है, अच्छा। पर वो बहुत छोटा सा है। चलिए ठीक है जैसे इसको। वो स्वाद के लिए छोड़ो या इसके लिए छोड़ो, पर ठीक है डन। ओके कंटिन्यूइंग। कहीं में। जी। तो उसमें उसके बाद में कहते हैं कि अधिक इंटेंसिटी में अगर व्यायाम करते हैं, तो मैं श्लोक अभी बताऊं या नहीं बताऊं, आप समय भी कम है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे, जैसे हमने बताया था कि फीवर आ सकता है, ये आ सकता है, उसके सारे सिम्टम्स के बारे में। और जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, व्यायाम जागरा ध्वस्त्री हास्य भाष्यादि साहसम, हास्य भाष्यादि साहसम। कौन सा साहस? व्यायाम, जागरण, स्त्री, हास्य और भाष्य, ये सारी चीजें अगर एकत्रित मैनर में हम करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, देखो वो किस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया। अच्छा। गर्ज सिंह युवाकर्षण भजन्नति विनश्यति। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे शक्ति से अधिक व्यायाम करना, हमारे हम्म। लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहना, हम्म। रात्रि में जागरण करना, संक्रमण माने पैदल चलना, स्त्री हम्म। संग करना मैचिंग करना, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बोलते हैं, भाष्य देना माने बातें करते रहना, भाषण देते रहना, आदि क्रिया करना। किसके समान बताया गया, मैं बता, किसी बलवान हाथी का कोई शेर अगर उसकी शिकार कर दे और वो हाथी मरने के बाद उसको खींचते हुए लेकर जाए, तो उस शेर की कैसी अवस्था हो सकती है। चलो हम्म। मार तो उसने दिया, उसे जान तो हाथी की ले ली, पर शेर में, सिंह में उतनी शक्ति तो नहीं ना, तो उसको खींच के लेके जाएगा। तो ये बहुत सही बताया गया उदाहरण। क्या यदि बात। आप रात्रि को जागरण करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसे, आपने जो सवाल पूछा था ना कि इसको हम हमारी लाइफस्टाइल से कैसे अलाइन करेंगे आज के मॉडर्न साइंस से, बहुत ही बढ़िया चीज निकाल के लाए हो आप बहुत ये। बड़ी उदाहरण ये। और ये उसमें मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी परंपरा में जन्मे हैं और हम्म। ऐसा अभ्यास हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल। मैं बस वही किताब का ही आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अष्टांग हृदय का। तो क्या मैंने बात। इसलिए वो श्लोक के साथ आपको बताना सही समझा। तो बहुत खैर, बढ़िया। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और व्यायाम के बारे में आयुर्वेद में कुछ उदाहरण या फिर कुछ रेफरेंसेस हम कह सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा है आयुर्वेद का अभ्यास, पर बहुत कुछ बहुत रेफरेंसेस में इस सेशन के लिए निकालना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ कि हमने मतलब भारतवर्ष या पूरा उस टाइम पे जितना भी हमारा जी। साम्राज्य था, हमने योग मार्शल आर्ट्स मेडिटेशन दूसरी कई स्किल्स हमने दी हैं, फिर भी हम जी।
स्पोर्ट्स में वर्ल्ड लेवल पे हम देखें मेडल टैली, क्योंकि अल्टीमेटली विनिंग या गोल्ड लाना ही तय करता है कि कौन सा कंट्री स्पोर्ट्स में आ गया है। तो ओलंपिक्स में हम मतलब ऐसा कहाँ गलत चले गए अपनी मेन धारा से, खेल या इनके प्रति, कि हम इतना कम मेडल्स ला पाते हैं, जबकि हमारे पास नॉलेज था, अभी भी है। इवन आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम, हमारे पास बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस हैं, धीरे धीरे हालांकि बढ़ रहा है। बट ये गिर जी कैसे गया? मतलब शुरू से ही हमें तो टॉप पे रहना चाहिए था। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा जी भोजन, अच्छी साइकोलॉजी, क्योंकि स्पिरिचुअल हर इंडियन है ही कहीं ना कहीं। स्पिरिचुअल कह रहा हूँ मैं, जी रिलीजियस की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं हर इंडियन किसी भी धर्म का वो स्पिरिचुअल तो है ही। तो हम कहाँ जी गलत चले गए कि हम ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते? वर्ल्ड लेवल पे जो खेल होते हैं अलग अलग तरह के, वहां हम जी परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि ये चीजें हमने ही दी हैं वर्ल्ड को, कहें तो। जी जी। तो हम अपनी परंपरा को भूल गए और वेस्टर्न लोगों को कॉपी करने गए, ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। दो वाक्यों में, यदि एक वाक्य में इसका अगर उत्तर दिया जाए तो ये है, हम्म। क्योंकि पिछले बार में मुझे याद है कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ताइक्वांडो का मेरे ख्याल से ब्रिटेन में या कहीं हो रहा था। तो उसका इंडिया का टीम का जो सिलेक्शन ट्रायल हो रहा था, वो बालेवाड़ी का जो स्टेडियम है पुणे में, वहां पे हो रहा था। तो तब मैं, मेरे पास में जो भी रेफरीज होते हैं उनका रेम्यूनरेशन और बहुत सारा मैनेजमेंट मेरे पास में उन्होंने सौंपा। तो एक रेफरी उनमें से आए थे, ही वाज एनआईएस कोच। और उन्होंने हमारे बात ऐसी हमारी चल रही थी कि हम ताइक्वांडो के बारे में कोरियंस को फॉलो करते हैं और हमारा बॉडी टाइप ज्यादा मैच करता है इरानियंस के साथ। तो आजकल ईरान का ताइक्वांडो बहुत बूम में चल रहा है और अच्छा। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ईरान के कोचेस आके एजुकेट हाँ। कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं athletes को। और वो ठीक है। तो उनका बोलना ये था कि जो एक्चुअली वो सर्विसेज के प्लेयर रह चुके थे, सर्विसेज मतलब आर्मी में वो जॉब कर रहे थे, सर्विसेज में, मेरे हाँ। ख्याल से एज ए लेफ्टिनेंट या मेजर थे। अच्छा। और वो आर्मी की तरफ से उनको ड्यूटी असाइन की थी कि जाओ वहां पे कोच। एज ए रेफरी, वो एज ए रेफरी आए थे। हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि हम हमारे इसको ये करें। तो मैं इस ग्राउंड पे ये बोलूंगा कि जैसे युद्ध कला या फिर मार्शल आर्ट जो है, चाइना में जब इंडियंस गए तो उन्होंने शाओलिन और अपना एक युद्ध कला विकसित किया उनके हिसाब से। जापान ने उनका विकसित किया। ऐसे हर हर देश ने अलग अलग अपना अपना विकसित किया। वैसे ही चलो मान चलते कि स्पोर्ट्स साइंस, बाकी लोग हमसे एथलेटिसिज्म में शायद बेहतर रहे होंगे क्योंकि वो टेक्निक हमें पता नहीं, उनसे बेहतर हमें पता था, पर हम अपना एनालिसिस सही नहीं कर पाए और उसका अप्लाई सही नहीं कर पाए। छोटे से उदाहरण के तौर पे 1930s में कोई ओलंपिक गेम्स हुआ था, उसमें 4x100 मीटर्स रिले का जो इवेंट था वुमेन्स का, उसके गोल्ड मेडल का टाइम था 48 सेकेंड। ओ। सेम इवेंट का, हाँ सेम इवेंट का रियो जो 2016 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें सेम इवेंट के गोल्ड मेडल का टाइम था 41 सेकेंड। तो ये 7 सेकंड का डिफरेंस क्यों आया? तब भी तो 208 हड्डियां थी बॉडी में, सब कुछ था। 640 के लगभग मसल्स थे, स्केलेटल मसल्स। लंग्स भी उतने ही थे, किडनी का भी सही था, एनाटॉमी सेम थी, फिजियोलॉजी सेम थी, बायोमैकेनिक्स सेम था। साइंस कांस्टेंट है। ये ह्यूमन है जो उसको बेहतर समझ पाया और बेहतर अप्लाई कर पाया। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडियंस वो एनालिसिस और एप्लीकेशन करने में फेल हो। एग्जैक्टली। R&D जो थी पहले, रिसर्च वर्क जो करते थे इंडियंस, वो खत्म हो गया। पुरानी रिसर्च तो रही नहीं, नई रिसर्च कहाँ से करेंगे? नई रिसर्च की नहीं, पुरानी रही नहीं, तो वेस्ट के भरोसे ही हम रह गए। और कैसे भरोसा? ओके। और फिर थोड़ी सी मेरे को लगता है एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कह लें या मेंटालिटी हम कह लें कि अ, मेरे कोच साहब, मैंने वॉलीबॉल खेला हुआ है, तो मेरे कोच साहब वॉलीबॉल के थे, शिव नारायण सर थे, जो नेशनल लेवल प्लेयर थे और गवर्नमेंट जॉब भी थी उनकी। तो ही यूज्ड टू कम टू अवर स्कूल एंड टीच अस। तो उस टाइम हमें मतलब ही वॉज वेरी लिबरल, वो तो काफी लिबरल थे, बट तब इतना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जयपुर जैसे छोटे शहर में कहीं का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, तब कहाँ जी 19 जी 2005-7 में कहाँ होते थे। तो
मेरे को जो लगता है, मैंने देखा कुछ एक प्लेयर्स हैं जिनको मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उनको मैं डाइट कंसल्टेशन देता हूँ एंड आई डोंट चार्ज, बिकॉज इसी रीजन की वजह से। प्रो बोनो करता है। हाँ ठीक है वो। तो उन, क्योंकि दिक्कत क्या है, अब जैसे मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप कोई मैच जीते तो मेरे को भी टैग कर दिया करो, ताकि आपके जो साथी हैं उनको पता चले कि आई हैव हेल्प। तो कहते हैं सर हमारे कोच साहब बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा क्यों भाई, मेन कोच हम्म, तो वही है, टेक्निकल कोच वही है। और बाहर की टीम देखते हैं, एक कॉलेज लेवल पे भी अगर हम देखें तो उनके टेक्निकल कोच होते हैं अलग, उनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वो कोच अलग होता है। हम्म, कॉलेज लेवल पे बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अलग होता है उनका। और एक न्यूट्रिशन या टीम फिजिशियन तो शायद हायर लेवल पे होता हो, बट न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियो, मतलब ये चार जने तो रहते ही हैं हर टीम के साथ। और यहाँ पे जी। हमारे कोचेस ऑफेंड हो जाते हैं कि अच्छा उन्हीं से सीख लो हम्म, फिर आप। हम्म, ये चीजें हो जाती है। होता है ये होता है। चीज भी है, ये चीज भी है, क्योंकि जनरली जो ओल्ड एज वाले, ओल्ड एज क्या, ओल्ड ट्रेडिशनल कोचेज हैं, उनके पास सोयाबीन खा लो, चने खा लो, बट नए एब्जॉर्बिलिटी। वाले भी बहुत सारे ऐसे ही हाँ तो वो चीज वो नहीं हैं। बता पाते, या उनको नहीं पता कि एक बायो अवेलेबिलिटी भी चीज होती है। सोयाबीन और वो सब तो खा लेंगे, अंडे चिकन, बट बच्चा किस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है, कार्ब्स भी होते हैं, मतलब वो हम जानते हैं, हम जी हेल्प कर सकते हैं। भाई टीम जीतेगी तो वाह जी। वाह उनकी होगी, हम तो साइलेंट हीरोज ही रहेंगे, हमारा नाम कभी उस तरह से आगे नहीं आ पाएगा। बट वो उस चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये चीज मेरे को बड़ी हिट करती है कि क्यों साथ में एज अ टीम काम करें, एक टीम को जिताने के लिए। हम्म। ये भी एक वजह है बड़ी जिसकी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज तो डेफिनेटली है। क्योंकि अब एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हमें पता है कि डोप में क्या चीजें, कौन से सप्लीमेंट आ सकते हैं, कौन से नहीं आ राइट सकते। तो स्टेट लेवल पे तो राइट। चल जाता है, बट नेशनल लेवल पे फिर वो डोपिंग में फेल हो जाते हैं, या कुछ परफॉर्मेंस बिल्कुल। एनहांसमेंट ऐसे ले लेते हैं जिससे फिर आगे उनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो ये भी एक मेरे को लगता जी है मेजर रीजन है, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली डेफिनेटली। जड़ों से जो हम हट गए उसके अलावा। जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है मोहित जी, की योग, ऐसी कोई योग प्रैक्टिस जो हम इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वार्म अप में या कूल डाउन में, इस तरह से अगर हम कुछ कर पाए तो वार्म अप में क्या हाँ कर जी। सकते हैं और कूल डाउन में क्या कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं भी करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी करवाता हूँ, बट आपकी मैं एक जस्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऐसे ही मुझे किसी ने पूछ लिया था प्री वर्कआउट के बारे में। हाँ हाँ। तो प्री वर्कआउट क्या हम ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, कैफीन बहुत बोलते हैं लोग, या फिर प्री वर्कआउट के कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हम्म। आपका वीडियो हैंग हो गया है, लैग कर रहा है। हैं। हाँ जी। हाँ, तो जैसे आपने सवाल पूछा कि योग की कौन सा ऐसे अभ्यास है कि जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हम्म। हैं। एक ना CSCS करके NSCA का कोर्स में वार्म अप एंड प्रिपरेशन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि रैम्प करके एक प्रोसेस है, शायद आपने पढ़ा होगा। रैम। रेज, एक्टिवेट, मोबिलाइज एंड पोटेंशियल। ओके। हाँ, तो ये वार्म अप का उन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया गया था कि रेज, एक्टिवेट, मोबिलाइज एंड पोटेंशियल। हम्म। हमें रेज क्या करना है, तो बॉडी टेम्परेचर है, हार्ट रेट। उसके बाद में एक्टिवेट क्या करना है, काइनेटिक चेन को एक्टिवेट करना राइट। है। मोबिलाइज क्या करना है, सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करना है। और पोटेंशिएट क्या करना है, तो जैसे हम जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप बोलते हैं, तो जो पोटेंशिएट वाला पार्ट है वो स्पेसिफिक वार्म अप में आता है। जैसे मैं अभी, मुझे अगर रेसलिंग का टेक्निकल सेशन करना है तो मैं रेसलिंग स्पेसिफिक जो ड्रिल्स है वो करूंगा। हम्म। या फिर मुझे वेट रूम में कोई वेट ट्रेनिंग का सेशन करना है तो मैं उससे रिलेटेड जो भी मेरा आज का एजेंडा है, जो भी मैं एक्सरसाइजेस चूज किए हुए हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ पोटेंशिएट करूंगा पैटर्न्स को। मान के राइट। चलिए मैंने आज ट्रिपल एक्सटेंशन पे काम करना है, तो मैं ट्रिपल एक्सटेंशन को पोटेंशिएट करूंगा। ओके। हाँ, तो जो भी यूनिलैटरल हो, बायलैटरल हो, उस तरह से मैं उन हिप नी एंकल को मैं पहले स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ करूंगा, आइसोमेट्रिक्स करूंगा, जो भी पोटेंशिएशन। तो योग में ये सारी चीजें एक साथ हो जाए, उसके लिए कुछ अ, अभ्यास
हो सकता है। जैसे सूर्य नमस्कार आप जानते हैं, हाँ, सूर्य नमस्कार एग्जैक्टली मैं करवाता ही हूँ वार्म अप में काफी सूर्य लोगों को। नमस्कार में ऐसा है कि काइनेटिक चेन एक्टिवेट हो ही जाती है, राइट। पेरिफेरल हार्ट एक्टिविटी बहुत होती है, हम्म। ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो अच्छे से हो जाए। राइट। पर सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बड़ा अभ्यास का विषय है। तो सूर्य नमस्कार अगर आप वेट ट्रेनिंग से पहले करना चाह रहे हैं तो उसके कुछ मायने हैं। तो वो क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। सूर्य नमस्कार के यदि आप 12 से अधिक आवर्तन परफॉर्म कर रहे हो तो शवासन का अभ्यास जरूर करें। राइट। एंड दोनों। उसके बाद में यू स्टार्ट मोबिलाइजेशन। राइट। इवन बिफोर सूर्य नमस्कार मैंने कुछ एक स्पेसिफिक 8 चीजें डिजाइन की हुई है, मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा डेफिनेटली। ओके। अगर आप यूट्यूब पे योगिक प्रिपरेशन एसएमवी फिटनेस ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें वो 8 मोबिलिटी एक्सरसाइज करके एक वीडियो है, ओके। उसमें कुछ चीजें मैंने बताई हुई है मैं लिंक में डाल और मैं दूंगा। खुद उसमें परफॉर्म कर रहा अच्छा। हूँ, और खुद उस वीडियो में मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ ठीक और है। वो चीजें। हाँ, तो यदि हम वो करते हैं उसके बाद में सूर्य नमस्कार करते हैं, शवासन, एंड देन इन प्लेस मोबिलिटी करके एक स्ट्रेंथन कंडीशन में होता है कि हम जो मोबिलाइजेशन करते हैं, बैलिस्टिक एक्सरसाइजेस है, डायनामिक स्ट्रेचेस जो भी है, वो हम्म। सारी चीजें हम कर लेंगे। ओके। इसमें समय भी बचेगा ओके। और ये भी होगा। अब बात ये है कि अगर अगर हम कुछ सजाइटल प्लेन में कोई एक्टिविटी करने वाले हैं तो सूर्य नमस्कार में तो सजाइटल प्लेन में होगा। पोटेंशिएट करने की अगर बात करेंगे तो वो चीज इसमें नहीं हो। यदि मान के चलिए मैं आज एजिलिटी का ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कोई लैटरल रेजेस कर रहा हूँ शोल्डर के लिए, तो वो चीज इसमें पोटेंशिएट नहीं हो रही है सूर्य नमस्कार में ज्यादा। हम्म। हाँ, यदि हम नमस्कार स्थिति में आने से पहले हाथों को इस तरह से घुमा के इनहेल करें और फिर यहाँ तक हाथ लाए, ओके, वो शायद पोटेंशिएट हो भी। पर मैं लेग्स की अगर बात करूँ, लोअर लिम्स की, तो उसमें लैटरल रेज या फिर लैटरल लेग रेज या फिर लेग का जो एबडक्शन है वो परफॉर्म नहीं होता। हम्म। उसके लिए हमें अलग अलग से कुछ पोटेंशिएशन करना पड़ेगा, पोटेंशिएशन फेज, पोटेंशिएट वाले फेज में। और रही कूल डाउन की बात, इससे भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम का जो अभ्यास है, हम्म। मान के चलिए आप हेवी वर्किंग आवर्स के बाद, आपके साथ में बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स काम करते हैं, आप कई कॉर्पोरेट लोगों पॉपुलेशन को आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। मुझे पता है आपके बारे में, दिल्ली में आपका बहुत सारे कॉर्पोरेट पॉपुलेशन के साथ आप काम करते हैं। तो कोई ऑफिस से हेवी वर्किंग आवर्स के बाद में जिम में आता है जी। तो उस समय में उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता हम्म। है। इसी के साथ वो उसको लगता है यार आज मेरे से होगा नहीं, हम्म। क्योंकि मैं दिन भर बैठा हुआ हूँ स्क्रीन के सामने और बहुत आज मेरा माइंड। क्या कहते हैं दिमाग खराब हो रखा है। दिमाग और ड्रेन करता है। अभी भी थॉट्स में से मैं बाहर निकलने में असफल हूँ। और मैं एग्जैक्टली। एक तो म्यूजिक बहुत लाउड होता है जिम में, कोई आता है एंटर करता है तो ऐसा सूदिंग म्यूजिक नहीं सुनते। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो किसी जिम में नहीं होता। मेरा जब जिम था तो मेरे जिम में प्रहर के अनुसार कौन सा राग अभ्यास करना चाहिए उस हिसाब से अरे मेरे जिम में गजब। म्यूजिक प्ले होता था। गजब गजब। हाँ, दैट यूज टू बी। पर अभी मेरा खुद का जिम मैंने बंद कर दिया। तो इस समय में हम एक नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम का अभ्यास है। ओके। ओके। वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का जो अभ्यास है, अगर आप हेवी स्ट्रेसफुल वर्किंग आवर्स के बाद में एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो बस दो तीन चीजों का ध्यान रखें। एम्प्टी स्टमक कंडीशन, और नाड़ी शुद्धि से पहले खान पान का जो भी नियम है वो एम्प्टी बाउल कंडीशन, एम्प्टी स्टमक कंडीशन। या फिर आप स्मोक ना करें, चाय अगर आप पीते हैं तो चाय इमीडिएटली बिफोर वर्कआउट ना पिए, कोई प्री वर्कआउट ना ले। हम्म। पहले आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें 10 से 15 मिनट तक, कैसे और कैसे? फिर जिम में अंदर। मैं आपको एक आवर्तन करके बताता हूँ। अब जैसे हेडफोन्स तो अब एडवाइजेबल नहीं है, पर मुझे आपको बताना भी है तो मेरे को ये मैंडेटरी है, इसलिए मैं आपको बता। तो इसे कहते हैं नासाग्र मुद्रा। ये आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ये ऐसा पाम है, तो जो ये पहले दो फिंगर से ये इस तरह से बंद हो जाएंगे। ये दो फिंगर जो इस तरह से होंगे, अंगूठा खुला रहेगा, ये दोनों जोड़ के रखने हैं। इसको पूरा सीधा नहीं करना है। आप अगर अगर देखेंगे तो ये इस तरह से होगा, हम्म। इसी के लाइन में होगा, इसी के लाइन में होगा। ये देखिए, ओके। इसको हम हाइपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओके। यहीं तक ला सकते हैं।
ओके। ये इस तरह से होगा। ये हो गई आपकी नासाग्र मुद्रा। अब नासाग्र मुद्रा से मैं अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए यूज करूंगा, और ये जो दो उंगलियां हैं ये मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए यूज करूंगा। तो मैंने ये करना है, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना। आई विल मेक श्योर कि आई एम इन एम्प्टीनेस, मैंने पूरा एक्सहेल कर रखा है। देन आई विल इनहेल। इस तरह से मैं इनहेल करूंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर आई विल क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल। आई विल होल्ड इट फॉर 3, 2, 1। आई विल ओपन द राइट नॉस्ट्रिल। आई विल एक्सहेल स्लोली। फिर आई विल क्लोज अगेन। आई विल इनहेल थ्रू राइट, close again. I'll open the left nostril. ओके। I'll close again. देन राइट से लेना है, देन लेफ्ट से एक्सहेल करना तो ये एक आवर्तन मैंने अभी परफॉर्म करके दिखाया। है। ओके। सो ये अब जैसे इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन बीच में, हालांकि समय बहुत जी ही कम। लोग जैसे ऑफिस से आ रहे हैं, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई स्कूटी पे, कोई गाड़ी में आ रहा है, तो 15 मिनट लोगों के पास अगर जैसे वो यूटिलाइज, अब वो गाड़ी में तो कर नहीं सकते ये सब, तो एक हाथ तो चाहिए, और कंसंट्रेशन भी चाहिए, राइट से लेना है लेफ्ट से, मतलब बॉडी को इट टेक्स टाइम, मसल मेमोरी, कि वो इनवॉलेंट्री वो कर सके, उसके लिए दे हैव टू प्रैक्टिस। सो ऐसी स्थिति में क्या करें, जिम नहीं, आ ऐसा है कि अभी जैसा वो ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए, हम्म। चेयर पे बैठे बैठे वो ये अभ्यास कर लें। ओके। पहले पूरा ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़े, और फिर हाँ, आके फिर चाहे प्री वर्कआउट वगैरह किसी को इच्छा है लेना है, वो बट बात पहले ही। पहले ये करें। क्योंकि ऑफिस से जिम तक पहुंचने तक कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा, हाँ, और वहां से कपड़े चेंज करके फ्लोर पे आने तक का जो समय है उसमें और 10-15 मिनट चले जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। 40 मिनट्स का गैप अगर प्राणायाम के बाद में उनको मिलता है तो काफी हैप्पी मूड में वो आके कर सकते अच्छा। हैं। या फिर जिम में आए, अगर इसका अभ्यास उन्होंने निरंतर किया हुआ है तो वो हाँ, किसी भी शोर में, चाहे वो लोकल ट्रेन में हो मुंबई में या फिर वो मेट्रो में हो, वहां बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि योग किस स्थिति में किस स्थान पर किया जाना चाहिए, कैसा आसन लेना चाहिए, उसके भी नियमों के बारे में बताया। पर अभी क्या है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हो नहीं तो सकता। जैसा देश वैसे मॉडिफिकेशन हमें बिल्कुल। लाना आवश्यक है। नहीं तो जितना मिल रहा है उतना भी नहीं मिलता। उतना भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात आइडियल पोजीशन में, आइडियल सिचुएशन में आप योगाभ्यास करना प्रयास जरूर करें, पर जब नहीं मिल रहा है तो फिर उस अभ्यास, ये जो हमारे पास में हेल्प करने वाली चीजें, उसको हम अगर थेरापेटिकली यूज नहीं कर सकते तो हम तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा heart है। तो एक दिन हाथ दे देगा। मीटिंग एंड शुरू हो कर जाएगी। सकता है एल। सो तो जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास मैं बता रहा था, तो हम्म। उसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब आप तो जानते ही है कि कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं और कुछ रिलेटिव होते हैं। तो इसमें यह है कि कार्डियक कंडीशन जिनको है, या फिर किसी को हाइपरटेंशन है, या फिर हिस्ट्री ऑफ हार्ट कंडीशन है, उनके लिए कुंभक जो है, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ इज प्रोहिबिटेड। योग शास्त्र में ऐसा स्ट्रिक्टली बताया गया कि वो लोग कुंभक का अभ्यास ना करें। तो वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये पॉपुलर बहुत है, नाड़ी हम्म। शुद्धि उतना पॉपुलर नहीं है। पर अनुलोम विलोम एक्चुअली क्या है कि नाड़ी शुद्धि का एक फेज है हम्म। जिसमें से कुंभक वर्जित किया है, ओके। माने होल्डिंग ऑफ ब्रेथ उसमें वर्जित। वेलसावा तो जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ वेलसावा हाँ हाँ, जिसे हम वेल कहते साल वहाँ। जी जी जी। तो ये हम जिनको ये प्रॉब्लम है वो लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। हैं। और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा शांति पूर्वक हम बैठ के, एक चीज हम्म। इसको कहते हैं श्वसन ध्यान। हम्म। तो ये जो श्वसन ध्यान है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम आंखें बंद करने के बाद जब मेडिटेट कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान श्वसन पे केंद्रित करें, ब्रीदिंग पे केंद्रित करें, ओके। डीपेस्ट पॉसिबल एंड स्लोएस्ट पॉसिबल।
ओके। कई बार ये होता है कि हम प्रयत्न पूर्वक कुछ करने जाते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं होता। हम्म। लेट द बॉडी ब्रीथ इटसेल्फ बाय इट्स ओन रिदम, और सिर्फ श्वसन पे ध्यान केंद्रित करो। हम्म। सिस्टम को जो करना होता है वो अपने आप हो जाएगा, राइट। आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान जो प्रैक्टिस करते हैं, रिसेंटली मेरा एक मुंबई में क्रिकेट प्लेयर है जो कि बॉलर है, यंग बंदा है, तो रिसेंटली मैंने उसको कई योगाभ्यास उसके रेजिम में इंक्लूड किए हुए हैं। ओके। तो उसका मुझे बहुत जबरदस्त फीडबैक मिला था इसके विषय में कि सर आपने जो अभ्यास बताया, आई एम डूइंग फैंटास्टिक विद माय स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और वो एक्चुअली हाई परफॉर्मेंस के लिए भी मुझसे कंसल्टेशन लेता है, ट्रेनिंग लेता है। ओके। तो मेरे जितने भी एथलीट्स हैं उनमें मैं ये योगाभ्यास इंक्लूड करता ही हूँ। और ये हर पॉपुलेशन के लिए ये योगाभ्यास अपने फिटनेस के रेजिम में इंक्लूड करना बहुत लाभदायक हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू practice it under supervision of experts. Once you achieve some proficiency in performing those yoga abhyas, फिर ओके। शायद आप ऑटोनोमसली कर पाए। पर एक अच्छे गुरु के साथ में या फिर किसी शिक्षक के साथ में, शिक्षक और गुरु ये दो अलग शब्द हैं, इसके अर्थ अलग है। तो वो बहुत आवश्यक होता है। योग में एक मतलब अभी बात चल रही थी तो मैं एक श्लोक आपको बताना चाहूंगा कि अ, घेरंड संहिता करके हठ योग का एक ग्रंथ है। महर्षि घेरंड राजा चंडकपाली को उत्तर देते हुए हठ योग बताया। तो ये इन दोनों का कन्वर्सेशन है, हिरण्य संहिता कन्वर्सेशन बिटवीन, जैसे गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया थे जो भी। तो राजा चंडकपाली महर्षि से सवाल पूछते, और उसके उत्तर देते हुए महर्षि घेरन ने जो भी बात बताई उसमें एक, तो उसमें एक श्लोक है, षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवंच। ओके। उसके बाद में प्राणायामा लाघवंच ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मनः, ध्यान प्रत्यक्ष आत्म। क्या बात प्रत्यक्षम आत्मनः। उसके बाद में और क्या है, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। अब ये श्लोक मैं अभी जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ तो इसका हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे भी मैं लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ या फिर वर्कशॉप देने जाता हूँ योग के विषय में। है जी। ये अपने आप में एक सिस्टम है कि जैसे षटकर्मणा शोधन, षटकर्मों से शरीर की शुद्धि होती है, जो शुद्धि क्रिया है। हम्म। आसने न भवे दृढ़, दृढ़ता आती है आसनों के अंदर। ओके। उसके बाद में मुद्रा या स्थिरता चाहिए, मुद्राओं का जो अभ्यास है उसमें स्थैर्य आता है। धैर्य और स्थैर्य बोलते हैं ना, जिसको पेशेंस कहते हैं। स्थिरता आनी है, मैच्योरिटी आनी है, स्टेबिलिटी आनी है, वो मुद्राओं के अभ्यास से होता है। मुद्रा मुद्रा यानी हस्त मुद्रा अलग है, मैं उसके बारे में कभी अलग दिन बात करेंगे। मुद्रा या स्थिरता चाहिए, वो प्रत्याहारेण धीरता, जो धैर्य है, धीरज रखो, हम हमेशा यूज करते हो। तो धैर्य आना है, धीरता आनी है, वो प्रत्याहार से आती है। उसके बाद में प्राणायाम लाघवन, प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में हल्कापन आता है, यू फील लाइटर देन एयर, जो बोलते हैं ना योगाभ्यास। हम्म। और प्राणायाम लाघवन ध्यानात प्रत्यक्षम आत्मना, तो ध्यान करने से हम आत्मन की तरफ जाते हैं। सो हम जर्नी टुवर्ड्स विद इन जिसको कहते हैं, वो वहां से शुरू होगा, ध्यान जब करने लग जाएंगे। राइट। समाधि न निर्लिप्तम च, तो जब समाधि अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे तो निर्लिप्त हो जाएंगे। समाधि से क्या प्राप्त होगा, तो निर्लिप्तता प्राप्त। और उसके बाद में मुक्ति मिलना, उसमें कोई संशय नहीं है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम्म। आपका लाइफस्टाइल में इस तरह का जर्नी हो, जैसे दिनचर्या आयुर्वेद में बताया हुआ, या फिर ये ओके। सप्तांग योग बोलते हैं जिसको। जी। और स्वामी स्वास्थ्यमानंद जी उन्होंने उन्हें चतुरंग योग बताया कि 4 लिम्स ऑफ योगा। हम्म। एक्चुअली आयुर्वेद में भी अष्टांग आयुर्वेद है, उसके 8 लिम्स ऑफ आयुर्वेद है, जैसे 8 लिम्स ऑफ योगा महर्षि पतंजलि ने बताया। तो खैर ये बातें तो है ही। और साइकोसोमेटिक कंडीशन जितने हैं जो अ, जिसके बारे में इन्होंने बताया था, हमारे वशिष्ठ मुनि जो है, उनकी एक कन्वर्सेशन प्रभु श्री राम से है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आदि और व्याधि क्या आदि है। व्याधि। आदि जो, आदि व्याधि और उसका रिलेशन क्या है,
और जो पंच कोशा है उसमें जैसे मनोमय कोश में कोई उत्पन्न होता है उसका रिफ्लेक्शन फिजिकल बॉडी में या फिर अन्नमय कोश में कैसे आता है, और फिर योग अभ्यास से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन। रूट कॉज को खत्म। हाँ, जो भी हम, हाँ, मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने कई दफा बात की। तो ये इस तरह की चीजें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में एक बॉडी, आप खुद बॉडी बिल्डिंग में जीत चुके हैं मेडल्स काफी सारे, आप एक खुद कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास में एक बॉडी बिल्डर है। अब जो डी बॉल ये चीजें बहुत पॉपुलर होती थी बच्चों में, तो वो भी मेरे पास में है, किसी एक्स बॉडी बिल्डर से उसने कई सारा डाइट किया था, इतने अंडे खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बहुत सारी चीजें। और डी बॉल की, सर सर मुझे पीसीटी करना जरूरी है क्या, पीसीटी कब करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, करेंगे, देखेंगे। तो उसने पहले मेरे पास में, सर आपसे कोर्स करना है, मैंने कहा ठीक है भाई, आ जा, एक डेमो लेक्चर ले ले तू, इतना भी तेरे को अच्छा लगता है, और बाद में जब नया बैच शुरू हो जाएगा तेरे को पता चलेगा, कोर्स कोऑर्डिनेटर तेरे को बताएंगे। तो उसके बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने किसी से सुना, तो बोले कि यार तू ट्रेनिंग मोहित सर से है, तो वो मेरे पास आया, तो कहने लगा सर मुझे ना बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर करना है, आप मुझे ट्रेन। अच्छा। मैंने कहा यार मेरे पास में टाइम नहीं था तब, सच में मेरे पास में बहुत ऑक्यूपाइड था, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास में टाइम नहीं। तो फिर बाद में उसने किसी मेरे और स्टूडेंट से मेरे तक मैसेज पहुंचाने का ट्राई किया कि वो मतलब पूछना चाह रहा था कि सर फीस कितना चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, तो उसने बताया कि यार तू अगर सही है तो फीस का, शायद फीस तेरे को सर कम कर दे, पर तू आदमी सही रहना चाहिए। तो उसने बोला नहीं तो आदमी तो सही। तो फिर आया, बहुत दफा उसने बात की, मैंने कहा ठीक है सर तेरा ट्रेनिंग शुरू कर दे। तो शुरू करने के बाद 2 महीने तक ही केप्ट आस्किंग मी कि सर व्हेन शुड आई स्टार्ट साइकिल, व्हेन शुड आई स्टार्ट साइकिल। तो मैं उसको बोलता रहा देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, करेंगे। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इंस्टाग्राम पे पेज पे डाल रखा है। मेरे ख्याल से 2020 में फरवरी के महीने में वो डिविजनल टूर्नामेंट खेला था उसने, डिस्ट्रिक्ट के बाद में जो डिविजनल होता है, तो उसमें उसने उसके कैटेगरी में मेडल ले लिया। टॉप किया। तो जो जज बैठे हुए थे वो बोलते कि तूने कौन सा साइकिल किया था, तो उसने जवाब दिया, मैं आपको सुनाऊंगा। बोलते वो तो ठीक है सर, छोड़ दो साइकिल, डोपिंग तो दूर की बात है, हमारे सर ने तो वे प्रोटीन तक मुश्किल से खाने दी। तो फिर बाद में उसने बोला नहीं, तू जोड़ो, लेग्स का इतना साइज और डेफिनेशन कैसे लाया, क्या किया, वो क्या, वो पूछ रहा था। और पोजिंग के समय वो बंदा स्प्लिट कर रहा है। तो ओह। ही यूज्ड टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार एंड अदर सम अदर योगिक प्रैक्टिसेस एज हिज रेजिमेन अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। तो जब जिम में जाते थे, एक वकील साहब है मेरे, बहुत करीबी दोस्त है, तो वो बोलते थे यार तेरा स्टूडेंट तो आता है वो खिलाड़ी, वो हम जब बात करते हैं वो उसका उसका चलता रहता है, सूर्य नमस्कार करता है, कोई योग प्राणायाम करता रहता है, हम जब बात करने तो दिखता भी नहीं है हमारे पास में, तूने क्या पट्टी पढ़ा दी उसको। मैंने कहा यार वो डिसिप्लिन है बंदा, वो करता रहता है उसका। तो बाद में वो आके कहते थे कि भाई तेरा ये जो बहुत डिसिप्लिन है, वो इतनी सारी योग वो करता है, बॉडी तो कैसी बना रखी है, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर ही है, योग अभ्यास एक अलग विषय है। तो वो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से करके हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो मॉडर्न साइंस सीखते हैं वो योग शास्त्र को नहीं सीखते, वो योग शास्त्र सीखते हैं वो मॉडर्न साइंस को नहीं सीखते। और जबकि अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया बिल्कुल कि लोगों में मिथ्स फैलाए जाते हैं कि योगा इज गुड, जिम इज नॉट गुड। जिम वाले बोलते हैं जिम इज गुड, योगा इज नॉट। एक्चुअली इसका सही आंसर देने के लिए जो अथॉरिटी पर्सन होना चाहिए, उसने दोनों चीजें अभ्यास की हुई रहनी चाहिए। सही बात। तो मालिक की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ दोनों चीजें सीखने का और इन डेप्थ सीखने का। बिल्कुल तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल। हमेशा ये आपके मालिक ही बैठे हैं दीवार पे। हाँ, मालिक ही है। ठीक है, तो कूल डाउन में आप कहते हैं कि शवासन और उसके अलावा। कूल डाउन में अंकित जी ऐसा है कि जो मॉडर्न एक्सरसाइज है, या फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फिजियोलॉजी जिसको कहते हैं, हम्म। या फिर जो भी हमारा आज का एजेंडा है, मान के चलिए मैंने आज किसी एथलीट को एनारोबिक जोन में मैंने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी है, तो शायद चलो मान के चलते मेरे पास में कोई बॉक्सर आके ट्रेन कर रहा है, जी। उसके फाइट, रिंग में फाइट करने की कोई अलग रिक्वायरमेंट होती है स्टेमिना की,
तो मुझे उसको इस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के बाद में वो जो हम बोलते हैं ना हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम, अगर मैं उसको स्टेमिना के लिए ट्रेन करवाऊँ, जी जी। तो वो उसके मैक्स हार्ट रेट के कहाँ तक जाएगा, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस कहाँ तक पहुंचेंगे, हम्म। कितने मिनट्स तक वो ट्रेन करेगा, उस पर भी कई सारी बातें डिपेंड करती है। तो ऐसी चीजों के बाद में हम जब कूल डाउन करते हैं, उसमें कौन सा योगाभ्यास हमें लाभकारी रहेगा, ये तो वैसे सरकमस्टेंशियल है, और ओके। इसमें भी इंडिविजुअलाइजेशन इन्वॉल्व, बट एक एक पर जनरल फिर भी जनरलाइज एक जनरलाइज पैटर्न हम। जनरलाइज अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे स्प्रिंट रनिंग के बाद में हम कूल डाउन किस तरह से कर सकते हैं, तो जो भी आपका कूल डाउन का फेज है, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फैसिलिटेट करना चाहिए। उसके बाद में जो भी नेसेसरी स्ट्रेचेस है वो करनी चाहिए। वंस वी गेट टू द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल हार्ट रेट, देन वी कैन यूज सम योगाभ्यास। और वो योगाभ्यास ये है कि श्वसन ध्यान हम कर सकते जो स्टार्टिंग में किया था वही वापस। हैं। श्वसन ध्यान कभी स्टार्टिंग में करना ही चाहिए ऐसी जरूरी नहीं। ओके। श्वसन ध्यान कब करना चाहिए, ये जरूरी कब हो जाएगा कि जब आप प्राणायाम में उतने प्रोफिशिएंट नहीं है, प्राणायाम में आप उतना स्किल डेवलप नहीं हुआ है, आपको सिर्फ किसी एक्सपर्ट योग शिक्षक या योग गुरु के साथ में आपको शिक्षा लेना संभव नहीं है। ऐसे समय में आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट आपकी मदद कर देगा। वो स्टेटमेंट ये है, सिर्फ कंफर्टेबली इरेक्ट बैठिए, स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए जितना संभव है उतना बैठिए। अगर हम्म। आप स्पाइन को न्यूट्रल रख के नहीं बैठ सकते हैं, इफ यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, चेयर पे बैठ जाइए, चेयर का सपोर्ट लीजिए, वहां पे बैठ जाइए, हाथों को रिलैक्स रखिए, पूरी बॉडी में जितना भी तनाव है उतना रिलैक्स करके आंखें बंद करके सिर्फ अपने श्वसन पे ध्यान केंद्रित करें। ओके। ये हर कोई कर सकता है, इसमें बहुत मिनिमल चांस है गलती होगी। इसीलिए ये प्री प्री वर्कआउट किया जा सकता है, जो स्ट्रेसफुल वर्किंग आवर्स के बाद में कोई एक्सरसाइज करने के लिए आ रहा है। तो इस तरह से योगाभ्यास, ये छोटा सा एस्पेक्ट है योग अभ्यास का, जो इन्हें हेल्प कर सकता है जिनको योग के बारे में साक्षरता नहीं है, योग की लिटरेसी नहीं है। और शवासन के बारे में क्या बोलेंगे आप? शवासन के बारे में मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि शवासन तब एडवाइसेबल है जब हम योग अभ्यास के किसी पड़ाव में उसको यूज कर रहे हैं। जैसे सूर्य नमस्कार के बाद, मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना चाहिए ना, टू न्यूट्रलाइज ऑल दिस सूर्य थिंग्स, नमस्कार। नॉर्मल उसको। सूर्य नमस्कार के बाद एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद शवासन, अगर सूर्य नमस्कार आपने किया है तो। यदि हम सूर्य नमस्कार प्री वर्कआउट के इनमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले बेटर होगा कि आप योगिक प्रिपरेशन वाला करें, जैसे मैं वो वीडियो में आपको भेज दूंगा। हम्म। उसके बाद में आप करें सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के बाद आप करें शवासन। ये कब तक करना है, जब तक आपका ब्रीथ नॉर्मल नहीं हो जाए। इससे एक, अब हम काउंट तो नहीं कर सकते 2 मिनट 3 मिनट, चलो ब्रीदिंग ही काउंट कर लेते, ये सबसे सरल मार्ग है। हम्म। तो मान के चलिए मैंने अप टू 30 डीप ब्रीथ्स मैंने शवासन किया, उसके बाद में धीरे से डिस्टल ऑर्गन्स को फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फिर ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फिर एल्बो और नीज का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रालैटरल इप्सिलैटरल, ऐसा करके वो शवासन में से बाहर आएंगे। फिर अर्ध सिद्धासन में बैठ जाएंगे, या हम्म। चलो सुखासन में बैठ जाएंगे। और वहां बैठ के अभी हम सुपाइन पोजीशन से वर्टिकल आ रहे हैं, बैठ भी जाएंगे तो फिर भी हमारा टॉर्सो तो एक्सिस तो वर्टिकल रहेगा। तो बिल्कुल। उस वर्टिकल पोजीशन में आने के बाद में भी हमें थोड़ा देर वहां पे स्पेंड करना चाहिए, ताकि हम एकदम से आंखें नहीं खोलनी। और आंखें खोलने के लिए बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि हाथ को ऐसे रब करो, फिर इसको रखो, फिर ये करो। उससे भी एक सरल मार्ग में बताता हूँ। अभी हम्म। मैं थोड़ा कैमरा के क्लोज आने का कोशिश करूंगा, मैंने हाँ। आंखें बंद। कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने आंखें खोलनी है तो मैंने क्या करना है, ये जो मेरी ये आई लीड्स है, उनको बस मैं अंदर प्रेस करूंगा और ओ- छोड़ दूंगा। ओके। ओके, नाइस। ये जो रिफ्लेक्स आर्क हम मसल में बताते हैं ना, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, हम्म। ये जो रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं ना, तो रिफ्लेक्स आर्क का हम यहाँ पे यूज करते ओके।
तो मतलब बट इसको दबा दो और रिलीज कर दो, तो वो अपने आप आंख थोड़ी सी खुल जाएगी, फिर और थोड़ा करो थोड़ी सी खुल जाएगी, तो ये हम यहाँ पे यूज करते इंडिकेशन नहीं है, कोई बोल सकता है कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आप शवासन कर लिए, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, अब आप वर्कआउट चालू करने वाले हो, चाहे हो सकता है वो हैं। HIIT हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, हैवी लिफ्टिंग हो, फिर बॉडी की देखिए ऐसा है। फिर ऊपर जाएगी हार्ट रेट, फिर तो शवासन के एंड में नहीं करना चाहिए। पीपल कैन आस्क और हैव दिस डाउट इन देयर माइंड। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये सवाल किसी के मन में उद्भव उठ सकता है, मतलब। तो इसका आंसर ये है कि हम जब शवासन भी करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम नॉर्मल नहीं होता। हम्म। अगर हम फिजियोलॉजी को अच्छे से समझे, हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होता है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होता है, जो सिस्टेमिक सर्किट हमारा काम कर गया, वो सिर्फ ब्लड वेसल्स पे ही काम नहीं किया, वो नर्वस सिस्टम पे भी काम। तो जैसे पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जी। वैसे पेरिफेरल नर्वस एक्टिवेशन भी हो रहा है। हम्म। हम सीएनएस के साथ साथ पीएनएस को भी एक्टिवेट करते हैं सूर्य नमस्कार में, और उसको नॉर्मल होने के लिए कुछ अलग मायने हैं। हम्म। चलो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड तो हमने इसलिए हो गया क्योंकि बॉडी की पोजीशन हमने इस तरह से कर दी। हम्म। अगर हम वर्टिकल रहते तो ग्रेविटी का चैलेंज रहता था ब्लड सर्कुलेशन में। हम्म। ग्रेविटी के अनुसार ब्लड तो वहीं जाएगा, बिल्कुल। हम्म। पूल कहाँ पे, पूलिंग कहाँ पे होगा। हम्म। तो वो ग्रेविटी का चैलेंज ना रहे, इसलिए हम शवासन करते हैं। ये योग हमारे कल्चर में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होके गए, जो शायद उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन देने का जरूरी नहीं समझा, तेरे को क्या करना है भाई, तू करना है, तो तेरे को लाभ ही होना है। तो शायद हमारा आईक्यू पहचान गए कि भाई हम उतने लायक नहीं है कि वो हम एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली दे सके। सही बात पर है। इसका लॉजिक ये भी है कि नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन खराब नहीं होता है, आपकी नर्वस सिस्टम उतनी ही एक्टिवेटेड है। ओके। अगर आप चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, चाहे HIIT करें, हम्म। आपको करना तो यूज मसल्स को ही है, जॉइंट्स को ही है। और जो नेसेसरी वार्मथ होता है वो 2 मिनट 3 मिनट के शवासन से बिगड़ नहीं जाएगा। हम्म। ओके। डेफिनेटली नहीं होगा। अभी इसका लाभ कैसे होगा, क्योंकि आफ्टर शवासन वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम प्राणायाम। अगर वो करते हैं तो ठीक है, वो ऑप्शनल है, वो कोई जरूरी नहीं कि करे, कोई किसी की इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके बाद में हम इन प्लेस मोबिलिटी करेंगे, तो हम सारे जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे, बलिस्टिकली स्ट्रेच करेंगे, बैलिस्टिक स्ट्रेचेस, डायनामिक स्ट्रेचेस करेंगे। अगर शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करेंगे तो सरकमडक्शंस परफॉर्म करेंगे। इस तरह से मसल को स्ट्रेच भी करना है। ओके। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। इससे होगा क्या, इंजरीज प्रिवेंट होगी। या ये आप कभी एक्सपीरियंस कीजिए कि इमीडिएटली आफ्टर सूर्य नमस्कार। हार्ट अटैक्स भी बहुत आजकल जिम्स में क्या हाँ नॉर्मल जी, हाँ जी। कोई गेम मतलब फिजिकल, कोई गरबा खेल रहा है उसे आ गया, भांगड़ा कर रहा है उसे आ गया, कोई कोई टेनिस खेल रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है उसे आ गया, कोई ट्रेडमिल कर रहा है, कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब इन ऑल फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसे हार्ट अटैक आ रहा है। अगर फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने बताया उसके हिसाब से हम्म। ट्रेनिंग हम चालू करें तो आई थिंक देयर विल बेनिफिट्स। डेफिनेटली बेनिफिट्स होंगे। और आपका और एक बात बताऊं, योगिक साइंस में कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम तक अभी तक आज तक रिवील नहीं हुई। हम्म। अभी जैसे ACSM के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के मैनुअल का मैंने उदाहरण दिया था, सुश्रुत क्या कहते हैं कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ये सब तो ठीक है, अब आगे चरक क्या कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, जी। कि इस तरह से डेथ तक कैसे हो सकता है। नॉट टू बी इग्नोर्ड, सुश्रुत के बिलीफ के अनुसार, महर्षि सुश्रुत के बिलीफ के अनुसार, एक्सेसिव एक्सरसाइज could result in coughing, fever, vomiting, lead diseases, lead to diseases as consumption, tuberculosis, asthma, and potentially death. तो ये मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जो कहते हैं इसको, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो ये कब हो सकता है। जैसा मैंने बताया था कि ये अष्टांग हृदय में उसका एक उल्लेख दिया गया है कि अगर आप लाइफस्टाइल सही नहीं रखते और एक्सरसाइज को ब्लेम करते, हम्म।
तो जिम में जो डेथ हुई उसका कारण जिम नहीं है, उसका रूट कॉज कहीं और है। राइट, रूट कॉज कुछ और डेफिनेटली। रूट कॉज कहीं और है। तो जैसे अष्टांग हृदय में बताया गया है श्लोक में कि अगर आप अ, रात्रि में जागरण करते हैं, स्त्री संग करते हैं, उसके बाद में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सारे अगर लाइफस्टाइल है, और फिर भी तो एक हाथी का शिकार करके उसको घसीटते हुए लेके जाने के बाद शेर की अवस्था क्या होगी? शायद वो हफ्ते हफ्ते मर जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो हाथी को खींच के लेके जा सके। ठीक है, उसके दांतों की वजह से, उसके पंजे की वजह से उसने उसकी जान तो ले ली, क्योंकि उसने स्ट्रक्चरली डैमेज कर दिया, बट वो, उसके ब्लड वेसल्स को काट दिया, स्ट्रक्चरली उसको डैमेज कर दिया। राइट। मर तो गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर उसका हाथी का वजन भी तो कोई चीज है। तो आपने शायद कर तो लिया एक्सरसाइज, हम्म। पर लाइफस्टाइल सही नहीं रखी, तो उसका जिम में कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती तो उसका हमेशा उसका कॉज जिम से रिलेटेड नहीं रहता। बिल्कुल। कई दफा, मैं तो बोलता हूँ बहुत बार, उसका जो रूट कॉज है कहीं और रहता राइट। है। तो बहुत बार उसको रूल आउट किए बिना मीडिया में खबरें छप जाती है कि भाई किसी व्यक्ति की जिम में डेथ हो गई, तो फिर थंबनेल्स पे ऐसे वीडियोस आने लगते हैं, क्या जिम आपके लिए सही है? जिम। जिम जाना क्या हो सकता है मृत्यु का कारण? ऐसे वीडियोस बनने लगते राइट। ठीक है, इस पे हम कभी अलग से एक सेशन करेंगे इस पे। और हैं। एक ट्रेडिशनल कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी है, उन पे हम अलग से एक जी अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा सेशन, और बड़ा मजा आया। ऐसा लग रहा है बस चलता रहे ये बातें, और कभी बनो जी, आमने सामने भी जरूर इसको करेंगे हम। थैंक यू 100%, 100%। जी आपके टाइम के और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के मैं कुछ मेरे लिए। प्रयत्न से, प्रयास से कुछ के जवाब दे पाया। जवाब दिए। खैर, मैंने तो वही बातें जो एंसेस्टर्स ने बताई, हमारे एंशियंट साइंटिस्ट ने जो बातें बताई थी, जो भी सही है वो उनका है, कुछ गलत हो गया रहेगा तो वो मेरी मिस्टेक समझ के माफ कर दीजिए। व्यूअर्स को भी मैं वही बताऊंगा कि बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ आज भी, और ऐसे ही सीखता रहूंगा, हम सब और सेवा करता रहूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस विषय को चुना खास करके, सीखेंगे। क्योंकि संभ्रम, जैसे बताया कि बहुत समाज में संभ्रम फैला हुआ कि एंशियंट चीजें हैं या मॉडर्न चीजें हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर ये है कि हमारा जो परंपरा है, परंपरा को आधुनिकता के साथ यदि मिल जाए तो चमत्कार आज भी संभव है। बिल्कुल। बिल्कुल। और साइंस बड़ा, सबसे बड़ा किसी भी व्यक्ति के ईगो से, किसी भी व्यक्ति के अभ्यास से, किसी भी व्यक्ति के डिग्री पोजीशन से भी बड़ा साइंस है। साइंस है, विज्ञान। तो मेरा प्रयास यही हमेशा रहता है कि मैं हमेशा विद्यार्थी बन के रहूं, और तो ज्यादा हम फायदे में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेजी, बहुत कुछ अच्छा। आगे पीछे हो गया होगा तो अंकित जी माफ कर दीजिएगा। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत जल्दी पुनः एक आपको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मिलते आपने हैं। पॉडकास्ट में आने का Thank you। सौभाग्य दिया। और मोहित जी के चैनल से भी जुड़े, मैं लिंक अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और जो सर ने वार्म अप की स्टेजेस बताई हैं वो भी, उसका भी लिंक में डालूंगा। बाकी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, जी। नमस्कार।